नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम लोग ये देखेंगे, यह चर्चा करेंगे कि जो सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है इथिक्स का यानी नैतिक शास्त्र का, उसकी तैयारी कैसी करनी है, उसको कैसे पढ़ना है, उसके अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अध्ययन करते वक्त, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखना चालू करते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है, एक ही चीज़ को किस किस दृष्टिकोण से पढ़ना है, किस तरह से उदाहरण देखने हैं हमें, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जीएस का जैसा कि आप जान रहे हैं कि सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है। इसके कितने अंक होते हैं? इसके 250 अंक होते हैं। इस वजह से ये पेपर बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक विशेष बात ये है कि जैसे कि अन्य पेपर में आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इस वाले पेपर में बहुत ज़्यादा रटने की, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय आप व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा सफल होंगे। तो बजाय ज़्यादा सामग्री पढ़ने की, ज़्यादा जोर इस पर देना है कि कैसे विभिन्न तरह के जो उदाहरण हैं उनका हम तरह तरह से उपयोग कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप बोलेंगे, जो भी चीज़ आप लिखेंगे, उसके बारे में उदाहरण जरूर देना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं। फिर अब चूँकि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं तो, और एथिक्स हमारे पेपर में क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में है। तो ये जानना जरूरी है, जब भी कोई चीज़ हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अब एथिक्स हमारे पाठ्यक्रम में है तो हमारे पाठ्यक्रम में एथिक्स आखिर क्यों रखी गई है, क्यों जोड़ी गई है, वजह क्या है इसके पीछे, ये जानना जरूरी है। जब तक वजह नहीं जानेंगे कि किस दृष्टिकोण के तहत, किस वजह के तहत ये हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई, किस वजह के तहत इसे हमें पाठ्यक्रम में रखा गया, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम किस दृष्टिकोण से उसकी पढ़ाई पढ़ें। भाई हर विषय पढ़ने के कई दृष्टिकोण होते हैं, हर चीज़ को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। जब तक हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि डिमांड क्या, किस दृष्टिकोण से देखना है चीज़ों को, तब तक हम अच्छे से उस ढंग से नहीं पढ़ाई कर सकते। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि इतिहास के विभिन्न कालखंड होते हैं। हो सकता है एक दृष्टिकोण से यानी आर्थिक दृष्टिकोण से इतिहास का कोई कालखंड बहुत बेहतर रहा हो, तो उस दृष्टिकोण से तो उसको स्वर्ण युग बोल दिया जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से स्वर्ण युग है। लेकिन यह भी संभव हो कि उसी कालखंड में वंचित वर्गों की हालत बहुत बुरी हो, उस जमाने में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था या अन्य तरह की चीज़ें इस तरह से वर्जनाएं हो कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो, यह भी संभव हो सकता है। तो एक ही कालखंड को देखने की अलग अलग तरह के दृष्टिकोण होंगे कि किस दृष्टिकोण से आप चीज़ों को देखते हैं। तो दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और एथिक्स में, नीति शास्त्र में दृष्टिकोण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो हमें ये देखना जरूरी है कि अगर एथिक्स जोड़ी गई तो क्यों जोड़ी गई, हमारे सिलेबस में ऐसे क्यों आई, ये देखना जरूरी है। और उससे पहले कि एथिक्स है क्या, आखिर क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी मानव जीवन में, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये हमारे जीवन में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ दी गई। तो इस तरह हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे जीवन में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है, भाई क्या ज़रूरत है इसकी, कोई व्यक्ति आखिर क्यों बने। पहला क्वेश्चन नहीं करेगा जब भी आप किसी से बोलेंगे कि तुमको एथिकल बनना है, नैतिक बनना है, मोरल बनना है, तो पहला प्रश्न यही करेगा कि भाई क्यों बनूँगा, मुझे क्या फ़ायदा है, मैं क्यों नैतिक बनूँ। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, हर कोई आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि मैं क्यों नैतिक बनूँ। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में नीति शास्त्र को क्यों जोड़ा गया है, क्या उद्देश्य है इसका। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि शुरुआत में जब आप मानव इतिहास को पलटेंगे, पीछे देखेंगे, तो शुरुआत में कैसे जब मनुष्य रहता था, मनुष्य बाकी प्राणियों से आप देखेंगे जो भी जानवर हैं कि कंपेयर में, उनकी तुलना में मनुष्य कैसा है, अपेक्षाकृत कमज़ोर है। एक आप कोई, यहाँ तक कि आप बकरी भी देखते होंगे, उसका वजन भी आदमी के वजन से ज़्यादा होता है, लगभग बराबर होता है। बाकी जितने भी जानवर आसपास आप देखते होंगे, चाहे गाय है, चाहे शेर है, कोई भी देखेंगे, तो मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली है हर मायने में। तो अगर भौतिक रूप से देखेंगे, शारीरिक रूप से देखेंगे, तो मनुष्य कैसा था, बाकी प्राणियों की तुलना में बहुत कमज़ोर था। तो कमज़ोर होने से क्या दिक्कत थी उसको, भाई मूलभूत आवश्यकता क्या है मानव की, पहली चीज़ है मूलभूत आवश्यकता कि भोजन, उसे खाना मिले, और दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है, आश्रय, रहने के लिए जगह चाहिए उसको। तो इन दोनों चीज़ों की उसको आवश्यकता थी। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ मानव इतिहास की। अब आरंभ में आदि मानव के रूप में व्यक्ति रह रहा था।
तो उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए, आश्रय चाहिए, और उसी वजह से सुरक्षा चाहिए। भाई आश्रय क्या एक तरह से सुरक्षित नहीं होगा, आश्रय तो बेकार है। भोजन और आश्रय इन दोनों चीज़ों की सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए उसको, तो दोनों चीज़ चाहिए। तो शुरुआत में भी ये हुआ कि जब अकेले अकेले मनुष्य अगर भोजन या आश्रय की खोज कर रहा था, बड़ी समस्या थी। भाई उस शिकार अकेले नहीं कर सकता क्योंकि मजबूत नहीं है व्यक्ति। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि टोली बनना चालू हुई, समूह बनना चालू हुआ। अब जब समूह बनने लगे, समूह से शिकार करना आसान हो गया, एक साथ रहना आसान हो गया। एक साथ रहते तो लोग, तो क्या था कि बाहरी जानवर भी हमला करने से बचते थे, तो अब उसको आसान हो गया। लेकिन अब भाई राखी मान ली रात में 50 लोग एक साथ लेटे हुए हैं, अब डर चीज़ क्या कि किसी के किसी से अगर बन नहीं रही तो रात में उठा के उसको मार सकता है। भाई रात में भाला उठाया मार दिया उसको, तो मन में हमेशा ये वहम रहेगा यार रात में सो रहे हैं और कहीं कोई मार न डाले हमें। तो वैसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए कैसे इस तरह से जिएगा आदमी। भाई जब तक मन में शांति नहीं रहेगी तब तक आपके पास नए नए आइडिया नहीं होंगे, नए नए विचार नहीं आ पाएंगे। तो क्या मनुष्य की एक तो सुरक्षा, भोजन और आश्रय की सुरक्षा तथा शांति, क्योंकि बिना जब तक ये सुरक्षा और शांति नहीं होगी तब तक मानव का विकास संभव नहीं है, किसी का भी विकास संभव नहीं है। तो उसके कारण मनुष्य ने फिर क्या किया, कुछ कुछ नियम बना लिए, कुछ कुछ कानून बना लिए, आपस में कुछ कुछ प्रतिमान तय कर दिए कि भाई जब कोई सो रहा होगा तो कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। या अगर हम शिकार करने जा रहे हैं और किसी ने माने कोई जानवर हमला कर देता है तो सब लोग मिलकर सामना करेंगे, जो भागेगा वो कायर है उसको हम बाहर कर देंगे अपने समूह से। तो इस तरह से नियम बनाए गए और ऐसे नैतिक प्रतिमान बना दिए गए कि जो भागता है आदमी क्या कायर है, वो बहादुर नहीं है, साहसी नहीं है, अनैतिक व्यक्ति है। इस तरह से नियम बनाए गए, कानून कायदे बना दिए गए। अच्छा, नियम और कानून में यही फर्क है, ये आप आगे पढ़ेंगे कि नियम कानून में क्या फ़र्क है, नैतिकता और कानून में क्या फ़र्क है। भाई नैतिक मूल्य जो हम देखते हैं और कानून, उसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि नैतिक मूल्यों के पीछे जब दंड का विधान लगा दिया जाता है तो वही नैतिक मूल्य या नैतिक नियम ही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, ये नैतिक मूल्य है, लेकिन जब इसके पीछे दंड लगा दिया जाए कि अगर चोरी कर ली किसी ने तो उसे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, तो क्या हुआ, एक कानून का रूप हो गया, विधि हो गया। तो यही फ़र्क है। तो शुरुआत में इस तरह से नैतिक मूल्यों की, नैतिक नियमों की आवश्यकता पड़ी ताकि मनुष्य सुरक्षा और शांति के साथ रहकर विकास कर सके। इसीलिए इन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पड़ी और सभी को आवश्यकता पड़ी। इसलिए ये नैतिक नियम किसने बनाए, ये नैतिक नियम समाज द्वारा बनाए गए। सामूहिक रूप से लोगों ने निर्णय लिया कि नियमों के तहत हमें चलना है। समाज द्वारा ये नैतिक नियम निर्धारित किए गए जिनका पालन सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को करना पड़ता था। नैतिकता कैसी है, समाज सापेक्ष है। कोई अकेला व्यक्ति है किसी जंगल में, किसी टापू में, तो उसकी नैतिकता का कोई मतलब नहीं जब तक बाकी लोग नहीं हों। तो नैतिकता कैसी है, समाज सापेक्ष चीज़ है। और नैतिक नियमों की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि व्यक्ति सुरक्षित रहे, शांति में रहे और ताकि उसका विकास हो सके। तो इसलिए नैतिकता की आवश्यकता पड़ी थी हम लोगों को। और कोई व्यक्ति क्यों नैतिक बने, क्योंकि भाई अगर हर कोई अनैतिक हो जाएगा तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी, सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी। समाज में सुख और शांति रह नहीं सकती है। सबको भय है कि कौन किसका असर उड़ा दे, कौन किसको पीछे से घूम के मार दे, किसी को पता ही नहीं। तो ये सबको बनाए रखने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन नैतिक नियमों की आवश्यकता है। इसलिए हर व्यक्ति को उस नैतिकता की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को नैतिक होना पड़ता है। क्योंकि सब अगर अनैतिक हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा समाज का। और हमारे पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया, आगे इसका जवाब भी है, सब आगे देखते जाते हैं हम लोग। इस समाज में सुरक्षा, शांति और विकास के लिए नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है। और चूँकि व्यक्ति समाज का हिस्सा है इसलिए व्यक्ति की सुरक्षा, शांति और उसका विकास समाज पर निर्भर है। इसलिए उसको नैतिक होना पड़ेगा, क्योंकि सब अगर अनैतिक हो जाएंगे तो फिर कैसे विकास होगा समाज का। अब हम देखते हैं कि एक उसके लिए क्या जरूरत है, पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया, एक लोक सेवक के लिए क्या आवश्यकता है। भाई हम ये जो एग्ज़ाम पास करके क्या बनने जा रहे हैं, लोक सेवक बनने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, इसका मतलब लोक सेवा के लिए इसकी आवश्यकता है। तो क्यों आवश्यकता है लोक सेवा के लिए, भाई हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है। हमारी सरकार का उद्देश्य है, भारत एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोक कल्याणकारी देश है। तो हमारी सरकार का उद्देश्य है लोक कल्याण, जनता का कल्याण। जितनी भी सरकार की अंग हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्थायी नौकरशाही हो, स्थायी कार्यपालिका हो, चाहे अस्थायी कार्यपालिका हो, सब के सब या सरकार के तीनों अंग आप पढ़ते होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग माने जाते हैं। तो जो भी अंग है सरकार के, सब किस लिए है, सब वंचित वर्गों का कल्याण करने के लिए है, जनता का कल्याण करने के लिए, लोक कल्याण के लिए है। यहाँ सरकार क्या है, जनता की नौकर है, जनता के लिए सरकार बनी है, जनता के द्वारा बनाई गई है।
ये संकल्पना है हमारे देश में शासन व्यवस्था की। हमारे देश की शासन व्यवस्था जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के द्वारा स्थापित की गई है। क्योंकि ऐसी संकल्पना है तो ऐसे में जो लोक सेवक होंगे, जो कि स्थायी कार्यपालिका मानी जाती है, स्थायी कार्यपालिका के जो कर्मचारी हैं, जो लोक सेवक हैं, उनसे भी क्या उम्मीद रहेगी? उनसे भी इसी उम्मीद के तहत उनको भर्ती किया जाएगा कि वो लोक कल्याण के प्रति ध्यान रखें, वो लोग ऐसे हों जो जनता के प्रति समर्पण का भाव रखते हों, जनता के प्रति सेवा का भाव रखते हों, वैसे लोक सेवक होने चाहिए। अब ऐसे लोक सेवक होना चाहिए तो उनके अंदर कुछ कुछ मूल्य होने चाहिए जो इस तरह की भावना से प्रेरित हों, ऐसे मूल्य। तो लोक सेवक के अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए वो हम आगे भी पढ़ेंगे, जब अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हल्का सा बता देता हूँ कि जो आपने सिलेबस में पढ़े होंगे, सत्यनिष्ठा चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, न्याय का गुण होना चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए, और क्या सहानुभूति वाला भाव होना चाहिए, वंचित वर्गों के प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो आप सिलेबस में भी देखेंगे ये 6-7 मूल्य दिए गए हैं। वो मूल्य उसके अलावा भी लोक सेवक एक नागरिक है, एक अच्छा नागरिक माना जाता है। तो एक अच्छे नागरिक के जो जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, जानने पड़ते हैं। तो इसलिए पाठ्यक्रम में वो सभी नैतिक मूल्य और सब चीज़ें रखी गई हैं। और इसी कारण से हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में ये नैतिक शास्त्र का पेपर जोड़ा गया। उस ढंग से ही हमें पढ़ना है और इसी दृष्टिकोण से। तो जब भी पूरे पाठ्यक्रम को आप पढ़ेंगे तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो वैल्यू पढ़ रहे हैं, जो सद्गुण पढ़ रहे हैं, जो नैतिक मूल्य पढ़ रहे हैं, वो जनता के लिए किस काम का है। हमेशा यह दृष्टिकोण रख के जब आप पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तब वो आपके लिए लाभदायक होगा, तब वो आपके लिए लाभकारी हो गया। क्योंकि हम गुण सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सिलेबस में है, भाई नैतिक मूल्य इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सिलेबस में है या ये सिद्धांत है। कोई भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता इसलिए नहीं पढ़ना है कि सिर्फ एक सिद्धांत है, इसको फला फला वैज्ञानिक ने दिया, फला फला इसके मॉडल हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं ना। इस उद्देश्य से पढ़ना है हमें इस उद्देश्य से पढ़ना है कि अगर हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ रहे हैं तो जब हम लोक सेवक बन जाएंगे तो हमारे लिए क्या उसका इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, तभी उसकी सार्थकता है। और इसी भाव से इस पेपर को आप पढ़िएगा, तभी आपके अंक भी ज़्यादा आएंगे, तभी आप बेटर ढंग से इस पेपर में सफल हो पाएंगे। क्योंकि इस पेपर का दृष्टिकोण यही है कि जनता के लिए आपकी भावना क्या है। आप जब लोक सेवक बन जाएंगे तो किस एटीट्यूड से, किस दृष्टिकोण से, किस मूड के साथ जनता के हित में समर्पण भाव से आप काम कर पाएंगे, काम करेंगे। तो उसी भाव से पढ़िएगा। जब भी कोई सिद्धांत पढ़िएगा, जब भी कोई मूल्य पढ़िएगा, जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर, नैतिक चिंताएं, नैतिक दुविधाएं जो भी पढ़ रहे हैं, तो आप जनता के हित के हिसाब से देखेंगे, उसी दृष्टिकोण के हिसाब से आप पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। तो इसीलिए क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि देश के आखिरी नागरिक को भी गरिमामय जीवन मिले। और गरिमामय जीवन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जानते हैं आप कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मूलभूत आवश्यकता में क्या आएगा आपका? सबसे पहले खाना, भोजन तो उसे मिले, दूसरा आवास होता है, तीसरा होता है शिक्षा, चौथा बिजली या ऊर्जा। इस तरह की जो मूलभूत चीज़ें हैं ये तो व्यक्ति को पास होएं। उसके अलावा ये तो चीज़ें बता दीजिए कि आपको मूलभूत आवश्यकता है, ये तो व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब चीज़ें भी आदमी को मिलनी चाहिए। भाईचारा, भ्रातृत्व, ये समाज में सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, हमारी सरकार का दायित्व है। और न्याय में भी सिर्फ जुडिशरी वाला न्याय नहीं है, कचहरी और अदालत वाला न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। वो सब आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। जब आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें भी पढ़ेंगे आप, या जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़ती हैं। तो ये चूँकि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि गरिमामय जीवन उपलब्ध कराना, इसलिए वो ऐसे लोक सेवक भर्ती करना चाहेगी जिनका दृष्टिकोण इस तरह का हो, जो हमेशा आजीवन कोशिश करें कि जनता को एक गरिमामय जीवन उपलब्ध करा सकें। जो हाशिए पे खड़े लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल कर सके, सशक्तिकरण कर सके, समावेशन कर सकें, और उन लोगों को भी, जिस सबसे आखिरी व्यक्ति है हमारे समाज का, हमारे देश का, उसको भी गरिमामय जीवन उपलब्ध हो सके। हमेशा ये प्रयास करेंगे। तो सरकार इस तरह के लोक सेवक भर्ती करना चाहती है, ये उद्देश्य है सरकार का। और इसी उद्देश्य के तहत ही इस नीति शास्त्र के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो आपको भी इसी दृष्टिकोण से, इसी भाव से पढ़ना है। तो ये अभी हमने लोगों ने देखा कि अगर सिलेबस में रखा गया है तो उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जैसा उद्देश्य है, जब उसी दृष्टिकोण से हम चीज़ों को पढ़ेंगे
तो हमारा जो निष्पादन होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। क्योंकि नीति शास्त्र विषय को पढ़कर या रटकर कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बन सकता। खाली आपने पर भाषाएं रट ली और आप नैतिक बन गए, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है प्रभाव पड़े आपके अंदर, जब तक भावनात्मक रूप से आप उससे जुड़ेंगे नहीं तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ रट लेने से चीज़ों को बदलाव नहीं आता है, उसके साथ उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ना भी पड़ता है व्यक्ति को। कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बन जाता, इसलिए एक पेपर में सिद्धांत की बजाय व्यवहारिक प्रश्नों पर भी ज़्यादा जोर दिया गया है। सिद्धांत की बजाय, जटिल सिद्धांतों के बजाय व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आपको भी याद ये रखना है कि बहुत ज़्यादा जटिल सैद्धांतिक पक्ष की ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि व्यवहारिक पक्ष की ओर ही ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मॉडल और उस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, बल्कि अप्लाइड पक्ष पर, व्यवहारिक जीवन में कैसे चीज़ें लागू होती हैं, व्यवहारिक जीवन में इनका क्या उपयोग है, इस पर ध्यान ज़्यादा देना है हम लोगों को। तो व्यवहारिक प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि छात्र नैतिकता को रटने के बजाय उसके आत्मसातीकरण पर ज़्यादा जोर दें, आत्मसातीकरण पर ज़्यादा जोर दें, आत्मसातीकरण कर सकें, इसलिए ज़रूरी है। अब भाई जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि समान अध्ययन पेपर 4 की तैयारी कैसे करें, इसलिए कुछ बिंदु हैं, कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे ध्यान में रखेंगे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं इसकी। अभी तक तो उन्हें बताया कि क्यों पढ़ें, अब पढ़ें तो किस उद्देश्य से, माइंड सेट क्या बना के पढ़ें इसको, या हमें किस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि हमें लोक कल्याण की भावना से पढ़ना है। तो जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें, उसमें ये जरूर दिमाग में रखें इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, भाई जनता को क्या लाभ होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। तो वो दृष्टिकोण जरूर रखें। अब आगे देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इसका अध्ययन करते समय, पेपर 4 का अध्ययन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्या, ये नीति शास्त्र का पेपर है, ये एथिक्स का पेपर है, मनोविज्ञान या दर्शन का नहीं है। एकदम गांठ बांध लीजिए ये बात कि ये एथिक्स का पेपर है, ये साइकोलॉजी या फिलॉसफी का पेपर नहीं है। लोग क्या कहते हैं, लोगों को क्या गलतफहमी रहती है, क्योंकि जब आपका सिलेबस देखेंगे आप इसका, तो इसमें 3 विषय आपको दिखाई पड़ेंगे मोटे तौर पर। 3 विषयों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। एक तो आप देखेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, तो उसके 2-3 जो चैप्टर हैं आप देखेंगे वो मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जैसे कि एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि, और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो आप देखेंगे 3 चैप्टर तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि इससे प्रभावित हैं, आप मनोविज्ञान से प्रभावित हैं, तो मनोविज्ञान का कुछ प्रभाव है। दूसरा फिर आप देखेंगे कि उसमें कि भारत तथा विश्व के विभिन्न विचारकों तथा नैतिक दार्शनिकों का प्रभाव, ये देखेंगे। तो ये आप देखेंगे एक चैप्टर आपका है जो दर्शन शास्त्र से प्रभावित है, दर्शन शास्त्र का इसका प्रभाव है। और इसके अलावा देखेंगे कि आपके 2 चैप्टर हैं जो आखिरी के, वो किससे प्रभावित है, लोक प्रशासन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे प्रभावित है। ये देखेंगे कि लोक प्रशासन में किस तरह से ईमानदारी बरती जाए, पारदर्शिता कैसी बरती जाए, RTI से लेके जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उस सब में नैतिक वो है कंसर्न है लोक प्रशासन में। तो 2 चैप्टर देखेंगे आप। 6वां जो 7वां चैप्टर है जो सिलेबस में आपके डिफाइन है, तो किससे संबंधित है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित है। 8वां चैप्टर है केस स्टडी का, तो उसमें सब कुछ समाहित है, व्यवहारिक है, अप्लाइड है पूरी तरह से। तो आप ये देखेंगे कि 3 विषयों का प्रभाव है। लेकिन ये याद रखिएगा कि भले इन विषयों का प्रभाव इनसे चीज़ें ली गई हैं, लेकिन ये पेपर एथिक्स का है। भाई अगर उनको सीधे सीधे करना होता है तो आप एथिक्स का नाम देकर नहीं करती UPSC। अगर उनको यही विषय पढ़ाना होते, अगर उनको मनोविज्ञान पढ़वाना होता, दर्शन शास्त्र पढ़वाना होता या लोक प्रशासन पढ़वाना होता, तो सीधे वो इसको जोड़ देती, बजाय एथिक्स का नाम लेने के। एथिक्स का नाम उसने क्यों लिया आखिर, क्यों एथिक्स के अंतर्गत ये चीज़ें रखी गई? इसकी वजह क्या है कि जो आपका दृष्टिकोण है वो हमेशा नैतिक दृष्टि से देखनी है चीज़ों को। अर्थात जब भी इसके अंतर्गत जो प्रभावित सब्जेक्ट हैं, जो इसके अंतर्गत जो शीर्षक हैं, जो विषय हैं, जैसे अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति को हमेशा आपको बजाय मनोवैज्ञानिक पहलू से देखने के, आप हमेशा ये देखें कि कैसे ये व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। अभिव्यक्ति या एटीट्यूड का जनता के हित में कैसा उपयोग है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्या सकारात्मक प्रभाव है, एक लोक सेवक की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। सबसे मुख्य बात कि एक लोक सेवक की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, अगर नहीं तो किस तरह उसमें बदलाव आने चाहिए।
कि वह लोक कल्याण की तरफ झुक सके, सकारात्मक रूप से लोक कल्याण की तरफ मुड़ सके, लोक कल्याण की तरफ अग्रसर हो सके। ये मुख्य बात है पढ़ने की हमारे लिए अभिव्यक्ति की जो जटिल सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक, कितने प्रकार हैं, किस सिद्धांत के तहत कैसा कैसा होता है, उस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको ध्यान ये देना है कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, कैसे वह एक आम व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए लाभदायक है, क्या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ एक लोक सेवक के लिए ये किस तरह से सहायता करती है, किस तरह से लाभदायक है लोक सेवा के कार्य में। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है और भी इसके व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये देखेंगे। तो ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये नीति शास्त्र का पेपर है, मनोविज्ञान का पेपर नहीं है, ना ही दर्शन शास्त्र का है। तो पहली चीज़ तो आपका दृष्टिकोण हमेशा ये रहना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि जब ये पढ़ें तो किस तरह से यह एक लोक सेवक के जीवन में उपयोगी है, नैतिक मूल्यों के उत्कर्ष में कैसे उपयोगी है, हमेशा ये याद रखें। दूसरी चीज़ ये याद रखें कि जब आप लिखेंगे तो जो ये सिद्धांत है आप देखेंगे कि जो नैतिक मूल्य वाले सिद्धांत हैं, जब आप देखें, जब इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक जो सिद्धांत हैं आपके, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक सिद्धांत उनकी ज़्यादा जटिल चीज़ों पर मत जाइएगा। जो भी दार्शनिक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो जटिल टर्मिनोलॉजी है उसकी, जो जटिल सिद्धांत है वो मत लिखिएगा। हमेशा इस पेपर में व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देना है, व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा लिखना। ये चीज़ एकदम गांठ मान लीजिए, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। आप ज़्यादा साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी लिख देंगे, ज़्यादा दार्शनिक सिद्धांत लिख देंगे अगर जटिल, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। उससे आपके अंक ज़्यादा नहीं आएंगे, उल्टा कम हो सकते हैं। इसलिए चूँकि ये पेपर एथिक्स का है तो हमेशा इथिकल दृष्टिकोण के तहत ही आप अपने आंसर को लिखेंगे, अपने उत्तर को नैतिक दृष्टिकोण के हिसाब से जोड़ के लिखेंगे। ये किस तरह से ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, जो उनसे संबंधित है, वो किस तरह से ये चीज़ें एक लोक सेवक को नैतिक बनाने के लिए लाभदायक है, किस तरह से एक आम व्यक्ति के जीवन में उसका नैतिक उत्कर्ष करने के लिए लाभदायक होंगी। इस चीज़ को ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा नैतिक सिद्धांतों की ओर, जटिल सिद्धांतों की ओर नहीं जाएंगे। आप खुद भी पिछले कई सालों का पेपर उठा के आप देख सकते हैं, तो हमेशा बजाय दार्शनिक सिद्धांतों या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बजाय व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आप खुद भी देखेंगे तो एकदम ये गांठ बांध लीजिएगा कि बजाय आप उलझें दार्शनिक सिद्धांतों पर या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, आप व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दें और उसी दृष्टिकोण से आप उत्तर को लिखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ये देखिएगा, ये नीति शास्त्र का पेपर है और नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से ही आपको लिखना है। एकदम गांठ बांध लीजिए ये चीज़। अब उदाहरण, इसलिए व्यवहारिक है पेपर, ये अप्लाइड पेपर है, तो व्यवहारिक जीवन के उदाहरण देख के ज़्यादा लिखें। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, प्रत्येक टॉपिक, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या चीज़ पढ़ रहे हैं कोई भी, तो उसमें क्या करनी है आपको, ये जरूर देख लें कि वह जनता के लिए किस तरह से लाभदायक है। तो क्योंकि मैंने बताया कि ये पाठ्यक्रम जोड़ने का उद्देश्य ही क्या था कि हम ऐसे लोक सेवक तैयार करें, ऐसे लोक सेवकों को भर्ती करें जिनके प्रति लोक समर्पण की भावना, जनता की सेवा की भावना, जनता के प्रति समर्पण की भावना, लोक कल्याण की भावना हो। इसीलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं आप इसका, एथिक्स का, तो उसमें ये जरूर देख लें। मान लो भावनात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ रहे हैं आप या अभिरुचि पढ़ रहे हैं, तो ये जरूर देख लें कि अभिरुचि कैसी होनी चाहिए कि वो लोक सेवक, लोक कल्याणकारी बन सके। तो जरूर देख लें कि जनता के लिए, क्योंकि सब कुछ हम लोक सेवा में जा रहे हैं ना, हम जनता की सेवा के लिए एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं लोक सेवा में भर्ती होने के लिए, क्योंकि लोक सेवा में हम जा रहे हैं। इसलिए ये जरूर ध्यान में रख लें कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो जनता के लिए किस तरह से लाभदायक होगी, वही उसका व्यवहारिक पक्ष है। वरना जब तक आप वो नहीं समझे दें तो खाली सिद्धांतों को रटने का, जटिल से जटिल सिद्धांतों में उलझने का कोई मतलब नहीं होगा आपके लिए। जिस भी सिद्धांत का अध्ययन करें उसका व्यवहारिक उपयोग अवश्य देख लें कि व्यवहारिक जीवन में उसका क्या उपयोग होगा, दैनिक जीवन में उसका क्या इस्तेमाल है, ये जरूर देखें। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ रहे हैं तो ये जरूर देखें कि दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, तथा एक लोक सेवक के सार्वजनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, एक लोक सेवक के जीवन में इसका उपयोग क्या पड़ता है, ये अवश्य देख लें जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी चीज़। किस तरह से वह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या अपने कर्मचारियों के साथ कैसा संबंध, उचित कार्य संस्कृति बनाए रखने के लिए आपके ऑफिस की कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए या किस तरह से आवश्यक है। जब आप अंदर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, मैं सिर्फ एक हल्का सा इशारा दे रहा हूँ कि इस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, इस तरह से इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, इस तरह से पढ़ना जरूरी है। आगे देखते हैं और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। और ध्यान में ये रखना है कि चूँकि इस विषय की अधिकांश चीज़ें क्या है, अमूर्त हैं,
कई बार जब आप शुरू में आपको भी असुविधा होगी, लेकिन कई बार जब आप समझ जाएंगे इसको, चीज़ों को अच्छे से जान जाएंगे, तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये याद रखिएगा कि अधिकांश चीज़ें चूँकि अमूर्त हैं, तो जो परीक्षक के, चूँकि आप सामने नहीं बैठे परीक्षक के, आप समझा नहीं पाएंगे, जो आपने कॉपी में लिख दी उसी से परीक्षक को अनुमान लगाना है आपके बारे में कि आप कितना जानते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में चूँकि अधिकांश चीज़ें अमूर्त हैं इन सब विषयों की, भाई अभिवृत्ति या अभिरुचि या जो भी चीज़ें हैं ये सब देखेंगे आप, मूल, ये सब अमूर्त चीज़ें हैं, भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, दिखती नहीं है, आदमी के अंदर इनबिल्ट हैं, विशेषताएँ हैं। तो अधिकांश चीज़ें अमूर्त हैं इस विषय की, इसलिए जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ का अध्ययन करें तो साथ में उसको उदाहरण पढ़ते जाएँ और एग्जाम में उदाहरण भी लिखें साथ में। जो भी चीज़ का आप अध्ययन करें, जो भी चीज़ आप पढ़ें, अध्ययन कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके उदाहरण भी पढ़ते जाएं। उदाहरण जब पढ़ेंगे तो आपको भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, और जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो परीक्षक को भी चीज़ें तुरंत स्पष्ट हो जाएंगी। कम मिनट में आप ज़्यादा बात आसानी से कह पाएंगे, इसलिए उदाहरण जरूर लिखते जाएँ, उदाहरण जरूर पढ़ते जाएँ। हालांकि कोशिश क्या करें कि मान ली एक किसी आपने शख्सियत का नाम पढ़ा, मान ली शख्सियत, किसी व्यक्तित्व का, शख्सियत या व्यक्तित्व बोलते हैं हिंदी में उसको, किसी व्यक्तित्व के बारे में आपने पढ़ा, साथ ही साथ या कोई आपने घटना पढ़ ली ऐसी, किसी घटना का आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, तो ये याद रखिए कि एक ही जो आप एक उदाहरण पढ़ रहे हैं उसका किस किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही उदाहरण का आप कई सारे मूल्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे राजेश शर्मा जी का उदाहरण पढ़ेंगे आप, जो स्कूल अंडर ब्रिज आप पढ़ेंगे। एक व्यक्ति थे राजेश शर्मा, स्कूल अंडर ब्रिज, तो उन्होंने क्या किया था कि मेट्रो के जो पिलर जाते हैं उसकी नीचे खाली जगह पड़ रहती है, तो उस ब्रिज के नीचे उन्होंने गरीब बच्चों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते थे, उन लोगों के लिए स्कूल चालू किया था। इस एग्जाम्पल से बहुत सारे मूल्य आप निकलते हैं, तो आप ढेर सारे मूल्यों की जगह ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप हज़ारों एग्जाम्पल याद करें, इसके बजाय आप एग्जाम्पल तो याद करेंगे जितने कर सकते हैं यथासंभव, लेकिन उस एक एग्जाम्पल से किस किस जगह उस एग्जाम्पल का प्रयोग हो सकता है, उस उदाहरण का किस किस जगह प्रयोग हो सकता है, ये जरूर देखें। जैसे अब इसी एग्जाम्पल, स्कूल अंडर ब्रिज का एग्जाम्पल है, तो एक चीज़ तो आप ये दिखा सकते हैं कि अगर आपको समाज सेवा करना, जनहित में कोई काम करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, बजाय पूंजी के। भाई उस व्यक्ति ने जब ये काम चालू किया तो खाली हाथ था, खाली जेब, तो उसका पैसे एकदम नहीं थे, और कोई वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ ऐसे व्यक्ति रहे होंगे, वो एक सामान्य व्यक्ति थे, ठीक ठाक पढ़े लिखे, और उनके अंदर इच्छा शक्ति, वो उनके पास पैसा नहीं था लेकिन इच्छा शक्ति थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। तो सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, लोक सेवा की भावना होनी चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय आपके पास पूंजी हो। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में यही रोना रोते रहते हैं कि अगर हमारे पास, जब हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे ना, तब हम जन सेवा करेंगे, तब समाज सेवा करेंगे, तब NGO बनाएंगे, तब हम फलाने काम करेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सच में जन सेवा करना चाहते हैं, सच में लोक सेवा करना चाहते हैं, सच में आपके अंदर अगर समर्पण का भाव है जनता के प्रति, तो वैसी स्थिति में अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप जन सेवा कर सकते हैं। ये एक बेहतर एग्जाम्पल है। और इसके अंदर गुण आप देखें, कौन कौन से गुण हैं इनके अंदर। एक तो सेवा भावना का गुण है, आपको लोक सेवा का गुण है, सहानुभूति का गुण देखेंगे आप। सहानुभूति का गुण नहीं होता तो कैसे वो गरीब बच्चों की मदद करते हैं। सहानुभूति का गुण है, करुणा का गुण है, ये सब गुण आपको दिखाई जाए, सत्यनिष्ठा का गुण, ये सब गुण आपको मिलेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल से बहुत सारी, एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल, एक उदाहरण का प्रयोग आप बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। यदि आप मूल्यों के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखें कि माता पिता को देखकर बच्चा कैसे समानता, ईमानदारी, ये सब मूल्य सीखता है। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये कि घर में जैसा माहौल होगा बच्चा वैसे ही मूल्य सीखेगा। अगर घर में लोकतंत्र का माहौल है, लोकतंत्र का माहौल का मतलब है कि लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब है कि जिसके लिए निर्णय लिए जाना है, अगर उसकी भागीदारी हो निर्णय लेने में, तो उसको बोला जाता है लोकतंत्र। भाई जिन लोगों के लिए निर्णय लिए जाना है, जिनके लिए निर्णय होना है, यदि उन लोगों की भी भागीदारी हो उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में, तो इसको बोला जाता है लोकतंत्र। भाई हम लोग यही तो करते हैं, वोटिंग के माध्यम से हम लोग सरकार बनाते हैं। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है हमारे देश की, तो हर चीज़ के लिए कोई भी कानून बनना है, कोई भी नियम बनना है, तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से हर बार वोटिंग नहीं कराई जा सकती। तो उसके लिए क्या तरीका निकाला गया कि एक ही हम बजाय हर बार प्रत्यक्ष रूप से हर बार वोटिंग करें, क्योंकि उसमें समय भी ज़्यादा चला जाएगा और बाकी चीज़ों का नुकसान भी होगा कि आपके काम धंधे बंद हो जाएंगे।
इसके लिए ये उपाय निकाला गया कि हम अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। तो हर एक इलाके से, क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि जाता है हम लोगों का, जनता का प्रतिनिधि, और वो जनता का प्रतिनिधि विधायिका में बैठकर कानून बनवाता है। तो एक तरह से माना क्या जा रहा है कि जो भी कानून देश में बन रहा है तो उसमें जनता की भागीदारी है, वो जनता की इच्छा से बन रहा है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वही जाके कानून बना रहे हैं। तो लोकतांत्रिकरण का ये मतलब होता है। तो घर में अगर लोकतांत्रिकरण है तो इसका क्या अर्थ है कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसको भी शामिल किया जाएगा जिसके लिए निर्णय लिया जा रहा है। तो ये निर्णय सामूहिक है, सारे लोग उपस्थित हैं, फिर निर्णय लिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, लोकतांत्रिकरण की भावना होगी। यदि एक व्यक्ति उठ के निर्णय सुना दे, दूसरे लोगों को उसका पालन करना है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सामंतवादी बोला जाएगा कि सामंतवादी सोच है, ये तानाशाही की सोच है। तो घर पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि घर पर जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, लोकतांत्रिकरण का व्यवहार है या सामंतवादी या तानाशाही व्यवहार है। जैसा व्यवहार होगा संतानों पर भी वैसा प्रभाव पड़ता है, उसी तरह की भावना आती है। दूसरा ये देखा जाता है कि माता पिता का आपस में संबंध कैसा है, जिस तरह के संबंध होगा उसी तरह की भावना आएगी कि बराबरी की संबंध है, या पिता बहुत हावी रहते हैं, हर डिसीजन पिता ही लेते हैं, माता को ध्यान नहीं देते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में माता पिता या बाकी लोग कुछ चीज़ छिपाते हैं, चोरी तो नहीं करते हैं। अगर वैसा है तो फिर ईमानदारी मूल्य विकसित नहीं होगा। अगर लोग एक दूसरे से कुछ चीज़ें नहीं छिपाते हैं तब बच्चे के अंदर आपका ईमानदारी का गुण विकसित होगा। इसी तरह अगर आपस में वो एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और करुणा का वातावरण रहता है, एक दूसरे के प्रति त्याग दिखाते हैं, तो त्याग वाला मूल विकसित होगा, प्रेम वाला मूल विकसित होगा। यदि माँ, बच्चा देखता है, संतान देखती है कि उसकी माँ कैसे पशु बच्चियों के प्रति, बाकी लोगों के प्रति करुणा का भाव रखती है, गरीबों के प्रति, तो बच्चे के अंदर, संतान के अंदर आप देखेंगे करुणा का भाव विकसित होगा। यदि आपस में मिल बांट के खाते हैं चीज़ों को तो शेयरिंग की भावना विकसित होगी। तो ये सारे मूल किस तरह से बच्चा अपने परिवार के अंदर से सीखता है, ये आप देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से ये बोलने का मतलब ये है कि चूँकि अधिकांश चीज़ अमूर्त हैं, अब मूल्य के बारे में मूल अमूर्त हैं, तो इसके बारे में आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। एक बच्चा कैसे कैसे फला फला मूल इस तरह से देखकर सीखता है। तो जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल भी आप दैनिक जीवन के लिखें, आम जन जीवन से संबंधित लिखें, क्योंकि वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। उससे यही पता लगता है कि आप व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। आप ऐसा नहीं कि एक कोठरी में बैठ के, कमरे में बैठ के सिर्फ अध्ययन करते हैं और बाकी जनता से, बाकी आम लोगों से आप दूरी बना के रखते हैं। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं, आप जनता के लिए काम करने जा रहे हैं। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप जनता से जुड़े हैं और दुनिया में क्या चल रही चीज़ें, उन चीज़ों का आपको अनुभव है, आप कटे हुए व्यक्ति नहीं हैं। तो ऐसा देखना चाहिए। तो वही देखिए, दिखाया जा रहा है बच्चे कैसे माँ बाप से अपने सीखते हैं चीज़ें। तो वही सब जैसे जैसे माँ बाप करते हैं उस तरह बच्चे सीखते चले जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि चीज़ें अमूर्त हैं, इसलिए उदाहरण ज़रूर दें। और क्या करें, परीक्षा में अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण अवश्य लिखें। परीक्षा में जैसे पढ़ेंगे, आप सोचेंगे, वैसे उदाहरण लिख पाएंगे। अच्छा, आप ये सोचें, ये भी ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में एकदम से उदाहरण आपके दिमाग में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पहले से जो पढ़ रहे हैं, पहले से उसके लिए उदाहरण आपको सोच के रखने पड़ेंगे। आप साथ साथ उदाहरण भी आत्मसातीकरण करते जाएँ, साथ साथ पढ़ते जाएँ, साथ साथ दिमाग में बैठाते जाएँ। और मैंने बताया कि एक उदाहरण से आप कई सारी चीज़ें उसके साथ जोड़ लें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो परीक्षा में भी अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण अवश्य लिखें, और जो उदाहरण लिखें वो कैसे हों, व्यवहारिक हों और आम जनजीवन से संबंधित हों। जैसे वही मैंने बताया था, राजेश शर्मा वाला उदाहरण था। किस तरह से उन्होंने स्कूल अंडर ब्रिज ये आरंभ किया था, ये आप देखेंगे। ये मदर टेरेसा का उदाहरण है, किस तरह से उनका नाम जाना ही जाता है गरीबों की सेवा के लिए। चूँकि होता है ना कि एक आप देखें चैप्टर फिलॉसफी का भी है आपके सिलेबस में, दर्शन का भी है, विश्व के तथा भारत के जो नैतिक विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, उनके बारे में। तो ये क्या रखें, उसमें क्या याद रखना है आपको कि दार्शनिक विचारक या महापुरुष से संबंधित प्रश्नों में सैद्धांतिक जटिलताओं की बजाय उनके व्यवहारिक उपयोग वाले पक्ष पर ज़्यादा जोर दें। याद रखना कि ये एथिक्स का पेपर है, आम जनता से जुड़ा हुआ पेपर है। तो अब दार्शनिक जो जटिल सिद्धांत है उसमें उलझ जाए, वो उतना उचित नहीं है। बजाय आप व्यवहारिक उन सिद्धांतों का जो महापुरुषों ने बोला, समझाया, दिखाया करके, तो जो व्यवहारिक पक्ष है उसका, उस पर ज़्यादा जोर देना है आपको। जैसे कि यदि गौतम बुद्ध के बारे में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, उनका मध्यम मार्ग, कैसे आम जनजीवन में
मध्यम मार्ग बोला। कबीर का एक दुआ भी है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो क्या दिखा रहा है, इस मध्यम मार्ग की ओर दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ यदि अति में हो जाएगी तो चीज़ बुरी है, नुकसानदायक है। ना तो अति का बहुत ज़्यादा बोलना लाभदायक है, और ना बहुत ही ज़्यादा चुप रहना लाभदायक है। ना तो बहुत ही ज़्यादा बारिश लाभदायक है कृषि के लिए, और ना बहुत ही ज़्यादा धूप लाभदायक है। बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी, बारिश नहीं होगी तो अकाल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो वही दिखाया गया है व्यवहारिक पक्ष। तो यहीं इसी तरह आपको गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है। तो उनका जो मध्यम मार्ग है, कैसे मध्यम मार्ग व्यवहारिक रूप में लाभदायक है वो, और उनके जो करुणा के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया, करुणा को महत्व दिया है। इस तत्व के लिए दया, ये सब मूल्यों को जो महत्व दिया उन्होंने, सहानुभूति, इस सब पे जोड़ा है। और उनकी सबसे बड़ी देन क्या है कि वर्ण व्यवस्था, जैसे जन्म जात भेदभाव का नशोध, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जैसे ये भेदभाव है जो कि समाज के लिए बड़ा नुकसानदायक है, कुष्ठ के समान है समाज के लिए, उनका उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से विरोध किया है। तो ये सब जो व्यवहारिक पक्ष हैं, इन सब पक्षों पर चर्चा ज़्यादा करनी है, बजाय कि उनके आप तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिंदु को ज़्यादा जोर डालें कि बुद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, किस तरह से उसमें आत्मा का महत्व है कि नहीं है, ईश्वर को माना गया है कि नहीं माना गया है, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं, उस सब पे आप ज़्यादा जोर दें, वो फायदेमंद नहीं है, वो लाभदायक नहीं है। क्योंकि पेपर एथिक्स का ना कि दर्शन शास्त्र का, ये आप याद रखिएगा। इसलिए व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दें कि गौतम बुद्ध ने जो जो बातें बोली हैं उनका व्यवहारिक जीवन में ये उपयोग है, उनका व्यवहारिक जीवन में ये मायने हैं, इस तरह से वो आम जनता के लिए लाभदायक हैं, एक लोक सेवा के लिए किस तरह से वो लाभदायक हैं, उस पर आपको ज़्यादा जोर देना है। तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि इन सब बातों पर कि किस तरह से मध्यम मार्ग व्यवहारिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, किस तरह से उनके ये मूल्य करुणा, दया, सहानुभूति के मूल्य समाज के लिए कैसे उपयोगी हैं, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था का किस तरह से उन्होंने जोरदार ढंग से विरोध किया है, उसी वजह से उनका आज भी महत्व है। तो वर्ण व्यवस्था, ये सब के भेदभाव किस तरह से विरोध किया है, किस तरह से समाज में आज भी ये सब चीज़ें लाभदायक हैं, तो उस सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। ये देखिए भैया, ये करुणा का मूल है गौतम बुद्ध का, कि किस तरह से जो देवदत्त ने हंस को मार दिया था तो हंस की जान बचाई थी, और बोला गया था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। चूँकि गौतम ने, उसकी सिद्धार्थ गौतम ने बचाई है जान, देवदत्त ने जबकि जान लेने की कोशिश की है, इसलिए हंस पर किसका हक है, हंस पर सिद्धार्थ का अर्थ है, अर्थात गौतम बुद्ध का अधिकार है, ना कि देवदत्त का। तो कहानी आपने पढ़ी होगी कि हंस को छोड़ दिया गया था तो किसके पास गया था, वो सिद्धार्थ के पास गया था, ना कि देवदत्त के पास। तो वहीं से बोला गया था जिसके पास हंस जाएगा उसका अधिकार है। यही देखिए इस तरह पशु पक्षियों से उनका जुड़ाव है, समानुभूति है, एम्पैथी है। और किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको इस पेपर में, इस पेपर में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपने उत्तर में जब आप तर्क दे रहे हैं, चीज़ें लिख रहे हैं, तो किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, किन चीज़ों के बारे में लिखें। बजाय अब मैंने पहले ही बताया कि बजाय आप बहुत ज़्यादा गूढ़ दार्शनिक के, मनोवैज्ञानिक के या लोक प्रशासन संबंधित शब्दावली लिखें, टर्मिनोलॉजी लिखें, उसके बजाय जब भी आपको उदाहरण देना है या चीज़ें लिखनी है, चीज़ें समझानी है, तो आप किनका उपयोग करें जो आमतौर पर जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मूल्य कर्तव्य संविधान में, क्योंकि हम ये राजनीतिक विज्ञान में या अन्य जगह पर बार बार पढ़ते हैं। अब ये हर चीज़ समझता है हर कोई, जो भी लोक सेवा का एग्जाम लिखने वाला होगा वो समझेगा। तो मूल कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, 2 प्रशासनिक आयोग की सिफारिशें हो गई। आप इन सब चीज़ों का उल्लेख करें, वो ज़्यादा बेहतर है। बजाय आप सैद्धांतिक चीज़ों में, आप जटिल चीज़ों में चले जाएं, उसकी बजाय आप इन सब चीज़ों का हवाला दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसी तरह से आप कोड ऑफ कंडक्ट का भी हवाला दे सकते हैं। जो नए नए कानून बनते हैं, जैसे पॉस्को कानून हो गया, मैला ढोने वालों के लिए जो कानून है, उनसे जब से काम न कराया जाए, पुनर्वास कैसे कराया जाए, इस तरह के ढेर सारे जो वंचित वर्गों के हक में कानून बनते हैं, उन सब कानूनों का, उन सब नियमों का, उन सब विधेयकों का आप उल्लेख करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बजाय इसके पेशा कानून है, आप ये सब देखेंगे, इस तरह के बहुत सारे कानून हैं। तो अब इन सब नियम कानूनों का, इस सब विधेयकों का उल्लेख करें, बजाय आप बहुत ज़्यादा दार्शनिक टर्मिनोलॉजी या उस तरह की टर्मिनोलॉजी, लोक प्रशासन की टर्मिनोलॉजी उसमें उतर जाए, वो उतना फायदेमंद नहीं है। तो आम जनता से चीज़ें संबंधित हैं, जो कि हमारी सरकार किस ओर फोकस कर रही है, किस ओर ध्यान दे रही है, उससे जुड़ती हुई आप अगर शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए अगर उदाहरण आप पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ज़्यादा लाभदायक होगा। ये याद रखिएगा। इस तरह से आप इस तरह के आप संविधान संबंधित अगर आप दस्तावेज दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर कोई समझ रहा है, हर चीज़ कोई जान रहा है, और उससे यही पता चलता है कि आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आपने इनको आत्मसात किया हुआ, अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है इन सब चीज़ों को। आगे चूँकि जो 8वां आप देखेंगे कि चैप्टर है वो केस स्टडी का है, और केस स्टडी अच्छी खासी संख्या में आती है, अच्छे खासे मार्क्स से केस स्टडी
आप देखेंगे कि आपके पेपर में है। इसलिए केस स्टडी पर भी ध्यान देना जरूरी है। चूँकि वैसे मैं बता दूं, केस स्टडी के बारे में हम एक अलग से वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम अलग से चर्चा करेंगे। मैं अभी हल्का सा बता दे रहा हूँ कि किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि इसको पढ़ते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। केस स्टडी को हल करते वक्त ये याद रखें कि सभी प्रश्नों में एक ही प्रस्तुत करने का ढंग अपना है, प्रेजेंटेशन का एक ही तरीका ना अपना है, बल्कि प्रश्न की मांग के अनुसार उससे बदल दें। जैसे जैसे प्रश्न की मांग बदले वैसा वैसा उसका बदल दें। इसका मतलब क्या है कि अब एक ही ढर्रा अगर अपना रहे हैं, जैसे आमतौर पर एक क्या तरीका अपनाया जाता है, एक सिंपल तरीका अपनाते हैं लोग, और आप भी अपना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सारे प्रश्नों में अपना है। जैसे एक तरीका ये होता है, इससे पूरी चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जैसे समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है, एक तो ये लिखा जाता है, फिर उसके समस्या के संबंध में तथ्य लिखा जाता है, तथ्य या नियम, उससे संबंधित जो भी नियम है, फिर लिखा जाता है कि उससे संबंधित कौन कौन से स्टेक होल्डर है, इसमें कौन सा शामिल है, और चौथी चीज़ ये होती है कि इसमें कौन कौन से नैतिक मूल्य शामिल हैं। जैसे बाल श्रम से संबंधित कोई समस्या है, कोई घटना का उल्लेख है जो केस स्टडी में है, तो आप लिखेंगे समस्या ये है, ऐसी समस्या है। फिर आप तथ्य या नियम पूछा, उसमें देखेंगे कि बाल श्रम से संबंधित कौन कौन से नियम है, तो लिखेंगे कि संविधान में भी इस आर्टिकल में ये दिया गया है, बाल श्रम का निषेध किया गया है, ये देखेंगे। या बाल श्रम के संबंधित जो कानून उपलब्ध है उसके बारे में आप लिखते चले जाएंगे, कानून में ये बोला गया है, ऐसा बोला गया है, ये भारत सरकार ने नियम पास किया, तो उसके बारे में आप लिखते चले जाएंगे, ऐसा ऐसा होता है। फिर आप स्टेक होल्डर लिखेंगे, उसमें क्या कंपनी या फैक्ट्री का मालिक है, एक स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर वो बच्चे हैं, और एक स्टेक होल्डर क्या सरकार है। इस तरह आप लिखेंगे कौन कौन से, इस तरह के स्टेक होल्डर लिखते हैं आप। और उसमें नैतिक मूल्य कौन कौन से शामिल है वो आप लिखते चले जाते हैं कि किस तरह से जो शोषण हो रहा है बच्चों का, तो उसके में इस सब जो पूरा किस्सा है, जो केस स्टडी जो बताई गई है, उसमें कौन कौन से नैतिक मूल्य शामिल है कि जो बच्चों के मूल अधिकार है वो उससे वंचित हो रहे हैं बच्चे, किस तरह से करुणा, सहानुभूति, ये सब भी शामिल है, किस तरह से सत्यनिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से मालिक जो कर रहा है। तो इस तरह से आप एक खाका बना के लिखते हैं। इससे क्या होता है, जब भी परीक्षक पढ़ता है तो एक ही बार में उसे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे को ये सब चीज़ें पता है, जो भी आंसर लिख रहा है परीक्षार्थी है उसको चीज़ें क्लियर हैं, वो चीज़ें समझ जाता है खड़ाक से। तो एक तरीका ये है। इसी तरह के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जब केस स्टडी शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि उत्तर खत्म हो गया, आप ही लिखते हैं, बस ये छोटा सा रहता है, इस तरह से खाका रहता है, टेबल रहती है, उसके बाद आप आंसर लिखना चालू कर देते हैं। क्योंकि ये आप लिखा रहता है, इससे आपको आंसर लिखने में भी सुविधा होती है और परीक्षक को भी समझने में सुविधा रहती है, बच्चे ने सब कुछ देखा हुआ जाना हुआ है, तो ये सुविधा रहती है। इससे कम शब्दों में आप ज़्यादा बात कह सकते हैं, स्पष्ट रहती है। और आंसर जब आप लिखते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसको खटाखट देखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, आपके समय की भी बचत होती है। तो एक तरीका ये है। इसी तरह के और भी कई तरीके होते हैं उत्तर लिखने के। तो बोलने का मतलब ये है कि हर बार ये ऐसा ना करें कि अब हर केस स्टडी में यही तरीका अपना है, हर बार ये बना दें, ऐसा नहीं करना होता। आप कभी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही तरीका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि आप चीज़ डट के आए हैं, अब इतना ही जानते हैं, आप सिंपल सा है, ये प्रश्न कुछ भी पूछा जा रहा है, कैसा भी पूछा जा रहा है, किसी भी तरह का, आप सिर्फ यही तरीका अपना रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा आप रट के आए हैं, पहले से आपके दिमाग में यही बैठा हुआ है। तो इसलिए जो ज़रूरी है, जैसी जैसी डिमांड है प्रश्न की, हो सकता है सिर्फ मूल्य पूछा गया हो, बाकी पूछे नहीं गई हों, या सिर्फ कौन कौन से नियम ही पूछा गया हो प्रश्न, बाकी नहीं पूछी गई हों, तो आप सिर्फ यही लिखेंगे। उस हिसाब से पाई चार्ट बनेंगे, आप इस तरह से जो तीर मार के लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, लेकिन प्रेजेंटेशन के कई सारे ढंग हैं। तो आप अलग अलग प्रश्नों में आप प्रश्न की डिमांड के अनुसार, प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग ढंग का प्रस्तुतिकरण अपनाएंगे, प्रेजेंटेशन अलग अलग ढंग का करेंगे। जब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे केस स्टडी वाला अलग से, तब वहाँ पर डिटेल से आपको सब चीज़ें बताएंगे हम लोग कि कैसे कैसे आप लोग हल करते हैं, क्या तरीका है, क्या ढंग है केस स्टडी करने का। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि चौथा पेपर कैसे पढ़ना है, तो वहाँ मैंने बताया ये आपको कि एक ही ढर्रा ना अपनाएं, बल्कि बदल दें चीज़ों को, क्योंकि उससे बेहतर लगता है आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, चूँकि आप जब पढ़ रहे हैं, सिविल पढ़ रहे हैं, तो कुछ आप जो लोक सेवा जिन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया हो उसके कुछ उदाहरण आप रख लें, क्योंकि काम आएंगे आपको। जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे तो वहाँ आपको उस सब उदाहरणों की जरूरत पड़ेगी, ताकि व्यवहारिक रूप से परीक्षक को लगे कि आपने न सिर्फ रोज़ अखबार पढ़ा है, चीज़ें देखी हैं, आपको पता है कैसे कैसे चीज़ें होती हैं व्यवहारिक जीवन में, कि बजाय आपने रट लिया। ऐसा ना लगे कि हाँ आप सिर्फ
सिद्धांत रख चुके हैं, परिभाषाएं आपने रट ली हैं, तो खाली वही लिखते जा रहे हैं। इसलिए व्यवहारिक जीवन में जिन जिन लोगों ने जो जो कार्य किए हैं जनता के हित में, तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉलेज होना, ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आप कुछ लोक सेवकों को उदाहरण कि इस लोक सेवक ने इस तरीके से काम किया। अच्छा, अलग अलग फील्ड में जो अलग अलग जगह अलग अलग काम किया लोगों ने, तो वैसा पढ़ें आप कि विभिन्नता भी रहे, ताकि जिस तरह से प्रश्न आए तो हर प्रश्न का कोई ना कोई उदाहरण आपके दिमाग में हो और आप तुरंत उसको लिख सकें। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कुछ लोक सेवकों को उदाहरण, किन किन लोक सेवकों ने किस किस फील्ड में, अलग अलग फील्ड में कैसा कैसा बेहतरीन काम किया है, वो उदाहरण आप याद रखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे जो आम जनता से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नैतिक व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि फलाने आदमी ने, जो एक आम आदमी थे, उन्होंने कैसे कैसा जनता के हित में काम किया। जैसे कि एक उदाहरण मैंने दिया था राजेश शर्मा का, कि कैसे उन्होंने स्कूल अंडर ब्रिज के तहत किस तरह से उन्होंने पाठशाला शुरू की थी आम जनता के लिए, गरीब बच्चों के लिए। तो इस तरह से आम जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में कुछ कुछ याद रखिएगा आप, और कुछ कुछ एनजीओ के बारे में, किस तरह से एनजीओ किस किस फील्ड में कार्य करती हैं, तो इसके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इस तरह बांका जिले में ये कुंदन कुमार जो थे ऑफिसर, उन्हें कैसे उन्होंने बांका की शुरुआत की थी और इसके लिए क्या किया था, स्मार्ट क्लास के जरिए उन्होंने पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार किया था, उन्होंने शुरुआत की थी। और उन्होंने इस अवार्ड से भी, कॉमनवेल्थ इनोवेशन अवार्ड से भी उनको नवाजा गया था। इसलिए ये इनका उदाहरण आप खूब लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, आमाष्टांगपा में है, तो ये ऑफिसर जो थे इन्होंने मणिपुर में, मणिपुर कैडर के अफसर हैं, तो उन्होंने जनता के सहयोग लेकर, जनता के सहयोग के साथ इन्होंने पूरी सड़क बना दी थी, क्योंकि वहाँ पर वो दूरस्थ क्षेत्र था, वहाँ के गाँव के लोगों को समस्या होती थी, आने जाने में दिक्कत होती थी। तो ये जन सहयोग का, जन सहभागिता का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये कब पूंजी में, यदि आपके पास पूंजी का अभाव है, सरकार के पास बजट का अभाव है, तो किस तरह से जनता का सहयोग लेके, जनता के साथ जुड़कर आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा निष्पादन कैसे कर सकते हैं। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर कार्य करने की भावना होनी चाहिए, तो उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो ये आप देख सकते हैं। ये थी जो ऑफिसर है, इन्होंने क्या किया, एक तो जो जब बाल विवाह हो रहा था वो रुकवाया तेलंगाना क्षेत्र में, आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने रुकवाया, पुराने स्कूलों की मरम्मत कराई, पढ़ाई की दशा स्तर की, तो सब चीज़ें की हैं। आप देखें महाराष्ट्र कैडर के अफसर हैं, तो उन्होंने सुरक्षा है, बच्चियों की सुरक्षा, स्त्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख के किस तरह भरोसा सेल की शुरुआत की और निर्भया पथकनामा के पुलिस बल की तैनाती की थी। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, आप स्वयं से भी इंटरनेट के माध्यम से खोज सकते हैं, देख सकते हैं। मैं कुछ नमूने के तौर पे आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको जब आप पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे इस विषय का, तो इस तरह से एग्जाम पे रखें, एक अलग से आप कॉपी बनाएं, उसमें कि ये फला जो व्यक्तित्व है, ये इसका इस नैतिक मूल्य है इसके अंदर, ये आप लिख के रखें। उदाहरण पहले से आप लिख के रखें, आपको सुविधा होगी एग्जाम में। ऐसे ही थे, इन्होंने क्या किया था कि जीएसटी वेरीफाई एक्ट चालू किया था सरलीकृत रूप, क्योंकि जो जीएसटी नया नया आया था, तो जो छोटे ग्राहक के, जो कम पढ़े लिखे दुकानदार थे या समझिए कि जटिलताओं को नहीं समझते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो उनकी सुविधा के लिए इन्होंने ये ऐप्स निकाला था, ये बनाया था। ये देखेंगे आप भी देखेंगे किस तरह से नेतृत्वशीलता के लिए, नेतृत्व क्षमता के लिए मानेकशॉ जाने जाते हैं। 1972 का जो युद्ध हुआ था, जिसमें इसके कि बांग्लादेश नामक देश का जन्म हुआ, ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले। तो जिस तरह से इतने दबाव में, इतने कम समय में उन्होंने कितने 70-80 हज़ार सैनिकों को हथियार डलवा दिए थे पाकिस्तान के, ये बड़ी बात मानी जाती है कि उस समय इतना अमेरिका का दबाव था, इतना पश्चिमी देशों का दबाव था, लेकिन उतने समय में उतने दबाव के बावजूद जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया भारतीय सेना का, वो काबिले तारीफ है, इसलिए उनका नाम दिया जाता है। मदर टेरेसा इनको तो आप जानते ही हैं, गरीबों की सेवा और करुणा के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, उनका त्याग अवर्णनीय है। कैप्टन विक्रम बत्रा किस तरह से टाइगर हिल में कब्जे के लिए कारगिल युद्ध में उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए, कितना मुश्किल से, ये त्याग और राष्ट्र में बलिदान को दिखाता हूँ। तो ऐसे उदाहरण भी आप लिख सकते हैं आराम से। ये बीडी शर्मा, ब्रह्मदत्त शर्मा, इन्होंने बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में आजीवन काम किया, ये आईएएस अफसर थे। फिर उन्होंने किस तरह से आदिवासियों के बीच रहकर, उन्हीं की तरह रहकर जिस तरह से उनके हित के लिए काम किया इन्होंने, इनका नाम इसलिए बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इस तरह से ये तो आपने देखा अभी तक जो ऑफिसर थे, सरकारी लोक सेवक थे, उनके बारे में अभी देखा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, आज जो आम जनता है, आम जनता से संबंधित है, उन्होंने कैसे लोक सेवा की भाव से काम किया, किस तरह से नैतिक मूल्यों के विकास के लिए काम किया, किस तरह से नैतिक मूल्यों के उत्कर्ष के अनुसार कार्य किया, वो देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए यूसुफ मुकाती, ये इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से इन्होंने
जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए रोटी बैंक और कपड़ा बैंक चालू किया था। बाद में इसका अन्य जगह भी विस्तार हुआ है, जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये देखिए जया देवी, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ग्रीन लेडी ऑफ बिहार। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जो बारिश का पानी था, वर्षा का जल था, जो कि बेकार चला जाता था बहकर, और उस इलाके की ज़मीन जो उपजाऊ नहीं रहती थी, उस ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया कि वर्षा के जल का संचयन किया, जिससे कि वहाँ के लोग जो बड़े शहरों में पलायन होने के लिए अवसर थे, वो पलायन भी रुक गया और वहाँ की खेतीबाड़ी भी बेहतर हो गई। तो इनको इस तरह के खिताब से नवाजा गया है। देखिए राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति दे रहे हैं अवार्ड। मीनाक्षी गुप्ता, ये क्या है, गूंज फाउंडेशन की संस्थापक हैं, और इन्होंने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इनका एक विशेष कार्य जो उल्लेखनीय है, आप देखेंगे कि माहवारी के वक्त जो पैड इस्तेमाल किए जाते हैं महिलाओं द्वारा, वो ये मुफ्त में वितरित करती हैं, क्योंकि अगर गंदा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है तो तरह तरह के रोग होने का खतरा बना रहता है, ऐसा देखने में आता है। तो ये इनका एक उल्लेखनीय अलग भिन्न तरह का कार्य है। इसी तरह एक जो समस्या आती है कामकाजी औरतों के लिए शहरों में, कि जब वो बाहर जाती हैं काम करने तो टॉयलेट नहीं बने होते, लेडीज़ के लिए अलग से टॉयलेट नहीं रहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। तो उसी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने, मुमताज़ शेख जी ने, इन्होंने क्या किया था, राइट टू पी अभियान की शुरुआत की थी। और उस अभियान का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी जगह पर, ये दिल्ली में आप देखेंगे कि टॉयलेट बनाए गए, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बनाए गए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सुधा वर्गीस, आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, एक मुसहर जाति होती है बिहार में, और उसकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जो कि वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखती है, पैसा देखेंगे वो जाति, तो उसके लिए, उन लोगों के लिए सुधा वर्गीस ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए थे, इसी वजह से उनको अवार्ड भी दिया गया था। बीरूबाला राभा, आपने बहुत अक्सर पढ़ा होगा अखबारों में, कई जगह देखा होगा कि ये औरतों को कहीं डायन के दर्जा देकर, डायन बोलकर पत्थर फाड़ फेंक के मार दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारी अंधविश्वास, बहुत सारी कुप्रथाएं चलती हैं जो कि औरतों को नुकसान करती हैं, औरतों के विकास में बाधक हैं। तो वैसी कुप्रथाओं को, वैसी समस्याओं को, वैसी कुरीतियों को इन लोगों ने, बीरूबाला राभा ने असम राज्य में वैसी कुप्रथाओं को किस तरह से सरकार के द्वारा पहल करवा के उनको रोका, ख़त्म करवाया, कानून बना ख़त्म करवाया, और समाज में भी जागरूकता फैलाई कि उनको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि कोई भी आप देखें कुरीति या समस्या खाली कानून बना के नहीं रोकी जा सकती, जब तक समाज में उसके प्रति जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक वो नहीं हटाई जा सकेगी। जैसे आप एक महत्वपूर्ण कुरीतियाँ देखिएगा हमारे समाज में विद्यमान है, चूँकि उनको सामाजिक स्वीकृति मिली है इसलिए वो हटाई नहीं जा रही हैं। एक तरह से आप देखेंगे वो कानून बना हुआ है, एक तो भ्रष्टाचार को भी आप देखेंगे कानून बना हुआ है, बड़े बड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन उसको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है इसलिए वो हट नहीं रहा। अगर समाज द्वारा ये भावना आ जाए कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, उसको एक तरह समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, तो देखिए प्रथा जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन समाज में उसकी स्वीकार्यता है। और दूसरी आप देखेंगे दहेज प्रथा, ये भी ऐसी एक कुरीति है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है, तो इसके खिलाफ बहुत कानून बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि समाज द्वारा इसको एक तरह से अस्वीकृति नहीं प्रदान की गई। ऐसा नहीं कि जो दहेज लेने वाले लोग हैं उनको समाज से अलग किया जाए, बहिष्कृत किया जाए, कोई समाज द्वारा दंड दिया जाए। इस वजह से आप देखेंगे कि ये कुरीतियाँ, दोनों ही कुरीतियाँ अभी तक समाज में विद्यमान हैं, ऐसा आप पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने न सिर्फ कानून बनवाए बल्कि समाज में भी जागरूकता फैलाई, जो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ओंकार नाथ शर्मा, इनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि ये करते क्या है कि आप लोग स्वयं भी देखते होंगे कि जो घरों में बहुत सारी दवाइयाँ बच जाती हैं जिनका उपयोग नहीं हो पाता है, तो ये लोग अमीर घरों से या ऐसे घरों से जिनके घर में इलाज चलता है, दवाइयाँ बच जाती हैं, वैसे घरों से दवाइयाँ लेकर ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में देते हैं, फ्री में प्रदान करते हैं, निःशुल्क प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मेडिसिन बाबा भी बोला जाता है इनको। इनका नाम है ओंकार नाथ शर्मा। इस तरह देखिए कि जो मैला ढोने वाले लोग हैं, जो सिविल लाइन में कर्मचारी काम करते हैं, या बहुत सारे जगहों पर, पिछड़ी जगहों पर आप देखे होंगे कि जो शौचालय, सूखे शौचालय रहते हैं, तो वहाँ पर भी मैला ढोने वाले लोग कार्य करते हैं, हाथ से कार्य करते हैं। तो उन लोगों को अगर कोई हादसा हो जाता है या अन्य तरह की समस्याएं आती हैं तो उनका पुनर्वास करना पड़ता है, तो वैसे लोगों के पुनर्वास के लिए यह मदद करते हैं, सहायता करते हैं। बेजवाड़ा विल्सन। राजेश शर्मा, इसके पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि किस तरह से उन्होंने, जो मेट्रो की लाइन जाती है, जो ब्रिज जाता है, उसके नीचे उन्होंने जो गरीब बच्चे हैं, जो झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए किस तरह से उन्होंने स्कूल अंडर ब्रिज, यानी उस ब्रिज के नीचे स्कूल चलाया है। किस तरह से, ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस तरह पूंजी के अभाव में व्यक्ति, अगर उसके अंदर लगन है, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तो कैसे लोक सेवा कर सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो मानव जीवन का उत्कर्ष करने के लिए बहुत आवश्यक है।
बिना शिक्षा के मानव का विकास नहीं हो सकता। तो इनका जो कार्य है वो प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। अफरोज साहब, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कैसे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये अफरोज साहब जो व्यक्ति हैं, ये बरसों बीच गए थे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह के बहुत सारे प्लास्टिक के पैट के टुकड़े, या जो लोग खाते पीते हैं हम लोग, किस तरह से फटे पुराने कपड़े वो सब फेंक देते हैं ब्रिज पर। कोई भी अनयूज की हुई चीज़ या यूज एंड थ्रो वाली चीज़ होती है, हम लोग वहीं बीच में ही छोड़ देते हैं। होना चाहिए कि हम उसको लाएँ फिर डस्टबिन में फेंकें, वो भी गीला जो कचरा रहता है, सूखा जो कचरा रहता है, दोनों को अलग अलग करके, दोनों अलग कूड़े को रखना चाहिए। लेकिन आमतौर पर होता क्या, लोग फेंक देते हैं समंदर किनारे बीच पर। तो उन्होंने देखा तो और उसको उनके मन में प्रेरणा जगी और उन्होंने उस कचरे को इकट्ठा करना चालू किया ताकि बीच साफ हो सके। उनकी देखा देखी और भी लोग उनसे जुड़ गए और एक तरह से इसने अभियान का रूप ले लिया। जिस तरह से उन्होंने सफाई की उसकी, ये आप देख सकते हो। तो एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी भी किस तरह से छोटे छोटे कदम उठा के, छोटे छोटे स्टेप उठाकर कैसे अपने समाज की मदद कर सकता है, अपने समाज को साफ रख सकता है, अपने समाज का विकास कर सकता है, एक बेहतरीन उदाहरण है इसका। ये सब देखिए दैनिक जीवन के उदाहरण है, आप आराम से ये उदाहरण आप कोट कर सकते हैं। और इसी तरह के उदाहरण लिखना बेहतर माना जाता है कि जो आम जनता संबंधित उदाहरण है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणास्पद बन सके, प्रेरणादायक बन सके, वैसे उदाहरण आप लिख सकते हैं, लिखिए, वो अच्छा माना जाता है। बलबीर सिंह सेंथेवाल, ये क्या है, ये गुरुद्वारे के महंत हैं ये। और इन्होंने क्या किया, इनके गुरुद्वारे के पास एक झील थी, जो झील एक तरह से बर्बाद हो चुकी थी, उसमें ढेर सारे जो खरपतवार थे वो थे, लोगों का कूड़ा फेंका जाता था। तो इस तरह से वो झील एक तरह से तबाह हो चुकी थी। इन्होंने क्या किया, एक तरह से वो झील की सफाई अभियान चालू किया, सफाई करनी चालू की। फिर आसपास के लोगों का सहयोग भी मिला इनको और वो झील पूरी तरह से एक शानदार जलाशय, शानदार झील में बदल गई। तो जब उन्होंने ये देखा तो और भी जगह फिर जाकर इन्होंने उस तरह के अभियान चलाए जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए। तो इस वजह से इनको पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति की तरफ से। देखिए ये इनका एक महान कार्य है। कैलाश सत्यार्थी, इनको तो आप जानते होंगे, किस तरह से बाल श्रम का निवारण करने में, बच्चों के बाल श्रम में जो बच्चे लगे हुए हैं उनके पुनर्वास में इन्होंने योगदान दिया है। आप इनको अच्छे से पहचानते होंगे। इसी तरह ये अभी जो हमने बात की तो कुछ शख्सियत के बारे में, कुछ लोगों के बारे में जो आम जनता से आए हुए लोग हैं और किस तरह उन्होंने जन कल्याण में, लोक कल्याण में किस तरह से अपने सकारात्मक कदम उठाए, किस तरह से सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए, ये आपने देखा। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ एनजीओ हैं, कई सारी एनजीओ हैं जो कि जनता के हित में कार्य करती हैं, उनके बारे में भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा नहीं, ऐसी बहुत सारी एनजीओ हैं, आप खुद से भी खोज सकते हैं, देख सकते हैं। मैं नमूने के तौर पर कुछ एनजीओ का उदाहरण दे देता हूँ। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखिए, तो अलग अलग फील्ड के एनजीओ का नाम याद रखिएगा जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हों, क्योंकि जब आप उत्तर लिखेंगे, जब आप एथिक्स के पेपर का उत्तर लिख रहे होंगे तो अलग अलग टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। तो हर तरह के प्रश्न के लिए आपके पास उदाहरण होने चाहिए। देखिए, जैसे मैं बता देता हूँ, सम्मान फाउंडेशन ये क्या करती है, ये गरीबों को शिक्षा, वित्तीय सहायता, ये सब करती है। गूंज फाउंडेशन भी एक एनजीओ है, आप देखेंगे ये क्या करती है, गरीबों को कपड़े देती है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करती है। इसी तरह से क्या है, अक्षय ट्रस्ट, आप देखेंगे ये गरीबों को खाना खिलाता है, पुनर्वास करता है। हमेशा यहाँ पर आप देखिएगा खाना मिलता है गरीबों को। अक्षय ट्रस्ट बहुत सारी जगह पर ये अक्षय ट्रस्ट उपलब्ध है। स्माइल फाउंडेशन ये वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान करती है, पुनर्वास प्रदान करती है, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन ये महिलाओं में, बच्चों में, वृद्धों में इनकी मदद करता है और कैंसर पीड़ितों का इलाज कराता है। विशिष्ट है, कैंसर पीड़ितों का इलाज कराती है एनजीओ। प्रथम, इसका नाम आपने खुद सुना होगा क्योंकि इसकी रिपोर्ट आप अक्सर पढ़ते होंगे। इस शिक्षा का स्तर क्या है देश में, उसके संबंध में ये एनजीओ रिपोर्ट जारी करती है। ये देखिए, गरीबी झुग्गी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देना, जो लोग स्कूल नहीं जा सकते उसके लिए खुद स्कूल प्रोवाइड करते हैं। इनका मानना है कि अगर इस बच्चा स्कूल के पास नहीं आ सकता तो स्कूल तो बच्चे के पास जा सकता है। और शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, इसलिए उस क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन काम किया है और अपनी रिपोर्ट भी जारी करते हैं। लेप्रा सोसाइटी एक कुष्ठ और टीबी से जो पीड़ित हैं जो व्यक्ति, उनके लिए मदद करती है। ये दीपालय, ये क्या है, दिल्ली की झुग्गी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देना, विकलांगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक ट्रेनिंग दी जाती है, वो देती है विकलांग लोगों को। यानी अब इनको क्या बोला जाए, दिव्यांग बोला जाता है, पुराना नाम है, अब इनको दिव्यांग बोला जाता है। तो दिव्यांग लोगों को ये मदद करती है, इस तरह से मदद करती है। उदय फाउंडेशन नई दिल्ली में है फाउंडेशन, और ये क्या करती है, जो मनोवैज्ञानिक रोग हैं, बहुत सारे जो इनको मनोवैज्ञानिक रोग होते हैं, लोग उनको क्या समझ लेते हैं, पागल समझ लेते हैं। समाज में देखेंगे आप, वो पागल बुलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मनोवैज्ञानिक रोग ही हैं।
तो उन लोगों को, या बहुत सारे सिंड्रोम से ग्रसित लोग हैं, उन लोगों को यह मदद करती है, वैसे बच्चों को सहायता करती है, इलाज प्रदान करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है ताकि बाकी लोग उनको परेशान ना करें। इस क्षेत्र में काम करती है। तो मैंने ये कहा कि अलग अलग क्षेत्र में जो NGO काम करती हैं उस पर ध्यान रखिए। कौन दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, कौन मनोवैज्ञानिक रोगियों के लिए काम करती है, किस तरह से वह NGO वृद्धों के लिए काम करती है, किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में NGO काम करती है, ये अलग अलग क्षेत्र वालों को ध्यान रखिएगा। और देखिए हेल्पेज इंडिया, ये वृद्ध लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है, आप देखेंगे। चिंतन महिला और बच्चों के लिए कार्य करती है। उषा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, ये क्या काम करती है, यौन कर्मियों के लिए। बहुत सारे रेड लाइट एरिया में जब वहाँ पर उद्धार किया जाता है या वहाँ के काम से लोगों को हटाया जाता है, छापे पड़ते हैं, सब देखेंगे होंगे आप लोग। तो उससे जो महिलाएं आती हैं, अब समस्या होती है कि उनको समाज द्वारा स्वीकृति इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में उनके रोजगार का और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या प्रबंध किया जाए। तो वैसी स्थिति में ये NGO यौन कर्मियों के लिए पुनर्वास के लिए कार्य करती है, आप देखेंगे। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। नाज फाउंडेशन, ये समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए कार्य करती है। ये अलग अलग क्षेत्र में NGO काम कर रही है, याद रखिएगा। ये जो अस्तित्व NGO है, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनके लिए कार्य करती है, उनके लिए समर्पित है संस्था। आयात फाउंडेशन जो बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको गरिमामय जीवन प्रदान करती है। बानू इरालू, ये एक अलग तरह का कार्य करती है। देखिए ये नागालैंड का एक ट्रस्ट है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दौरान बहुत सारे नए नए पक्षी आते हैं उत्तर भारत में। असल में वो पक्षी साइबेरिया, जो कि रूस का एक इलाका है, तो साइबेरिया में सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, भयानक बर्फ पड़ती है। तो वहाँ उस सर्दी से बचने के लिए, जीवित बचने के लिए, वो पक्षी उतना दूर का सफ़र करके इस क्षेत्र में आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं, क्योंकि साइबेरिया की तुलना में यहाँ सर्दी बहुत कम पड़ती है। तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो पक्षी यहीं आ जाते हैं सर्दियों के समय। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग उन पक्षियों का शिकार करते हैं। तो ये संस्था जो है जागरूकता फैलाती है और शिकार ना करने के प्रति लोगों के मन में प्रेरणा जगाती है कि वैसे पक्षियों का, उन प्रवासी पक्षियों का शिकार ना किया जाए। संजोग मानव तस्करी के खिलाफ आप देखते होंगे किस तरह से महिलाओं की मानव तस्करी होती है, बच्चों की मानव तस्करी होती है, यौन कर्म के लिए या फिर भीख मंगवाने के लिए, वो सब का बाल श्रम के लिए तस्करी होती है। तो उन सब तस्करी के खिलाफ ये NGO कार्य करती है। तो अभी हमने चर्चा क्या की कि जो NGO हैं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, किस तरह से वो NGO जनता की सेवा कर रही हैं, लोक सेवा के लिए कार्य कर रही हैं। तो इन कुछ NGO के आपको उदाहरण भी आपको आना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में जो NGO काम करती हैं, वो सब उदाहरण आपको चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको लिखने पड़ जाते हैं, न सिर्फ एथिक्स में बल्कि निबंध का जो पेपर होता है उसमें भी यह उदाहरण काम आते हैं, उसमें भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह मैंने शुरुआत में बोला था कि ये मनोसाइकोलॉजी या फिलॉसफी का पेपर नहीं है, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र का पेपर नहीं है, ये किस चीज़ का पेपर, ये एथिक्स का है, नैतिक शास्त्र का पेपर है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कठिन टर्मिनोलॉजी जो होती है मनोविज्ञान की या दर्शन शास्त्र की या लोक प्रशासन की, वो कठिन टर्मिनोलॉजी सिद्धांत का इस्तेमाल ना करिएगा। आम तौर पर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसी का इस्तेमाल करें। और बेहतर होगा कि जो सामाजिक विज्ञान में या अर्थशास्त्र में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, आप उनका प्रयोग करें। जो आमतौर पर आप पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं उनका, तो वही कुछ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको मतलब मालूम होना चाहिए। ये शब्द आपको एथिक्स में भी काम आएंगे, GS के बाकी पेपर में भी काम आएंगे और निबंध में भी बड़ा काम आएंगे, याद रखिएगा। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से जो बात करने के लिए आपको 2 लाइन लगेंगे, 1 वाक्य लगेगा, वह आप 1 शब्द में कह सकते हैं। इसलिए इन शब्दों का मतलब जानना जरूरी है और ये शब्द खूब प्रयोग किए जाते हैं, और न सिर्फ एथिक्स के पेपर में, बाकी सामान्य ज्ञान में आप खूब धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं हल्का हल्का सा मतलब बता दे रहा हूँ कि बाकी चीज़ तो आप जब भी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे या पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें ब्यौरे से बताई जाती हैं चीज़ें, वहाँ ब्यौरे से हम लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी मैं हल्का हल्का सा तारा बता दे रहा हूँ कि अगर आपने इकोनॉमी ना भी पढ़ी होगी, GS के बाकी पोर्शन ना भी पढ़ा हो, तो आपको समझ में आ जाए। आप निश्चित से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पता चलता है। जैसे कि समावेशन क्या होता है, समावेशन का अर्थ है कि देश में यदि समृद्धि बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही मतलब संसाधन बढ़ रहा है, एक तरह से समझिए, यानी देश में पैसा बढ़ रहा है, देश अमीर अगर हो रहा है, मोटे तौर पर देखें तो उस अमीरी का लाभ, उस संसाधन का लाभ, उस समृद्धि का लाभ, समृद्धि का लाभ क्या हो, सभी वर्गों को मिले। ऐसा नहीं हो कि कुछ वर्ग, कुछ जो रईस लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ पूंजीपति लोग हैं, या कुछ विशेष जाति धर्म वर्ग के लोग ही उसका लाभ उठा ले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के सभी वर्गों को उसका लाभ
मिले, यही देश में समृद्धि बढ़ रही है, तो उस समृद्धि का लाभ देश के सभी वर्गों को, सभी समूहों को, चाहे वो आप वंचित वर्ग में देख लीजिए उनको मिले, महिला, SC ST, दिव्यांग, अल्पसंख्यक या और भी तरह के अलग अलग भाषा, क्षेत्र, वर्ग, समूह के लोग, उन सभी लोगों को उस समृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। तो इसको कहा जाता है समावेशन, कि समृद्धि के साथ साथ समावेशन भी हो रहा है, तो समृद्धि का लाभ सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। गांव के लोगों को भी मिल रहा है, शहर के लोगों को भी मिल रहा है, अमीर को भी मिल रहा है, गरीब को भी मिल रहा है, स्त्री वर्ग को भी मिल रहा है, पुरुष वर्ग को मिल रहा है, सबको उसका लाभ मिले, तो ये कहलाता है समावेशन। सशक्तिकरण का क्या मतलब है? सशक्तिकरण का अर्थ है, दो चीज़ें मोटे तौर पर देखेंगे। एक तो ये होगा कि निर्णय लेने में भूमिका होनी चाहिए, निर्णय लेने में सभी वर्गों की भूमिका होनी चाहिए। जिनके लिए निर्णय लिया जा रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्णय कोई कानून बन रहा है महिलाओं के लिए निर्णय लिया जा रहा है और उसमें महिलाओं की कोई भूमिका ही नहीं है, कोई भी उसका जज ही महिला नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जिन वर्गों के लिए, जिन लोगों के लिए हम निर्णय ले रहे हैं, उनकी कोई उसमें भूमिका नहीं है। तो एक तरह से क्या भी तानाशाही हुई, लोकतांत्रिकरण कह रहा है। तो सशक्तिकरण का अर्थ है कि निर्णय लेने में सभी वर्गों की, सभी लोगों की भूमिका होनी चाहिए। दूसरी, संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। संसाधन में दो तरह से होते हैं संसाधन, कौन कौन से? एक तो आप देखेंगे होते हैं भौतिक संसाधन, जितनी भी अर्थव्यवस्था की चीजें होती हैं वो कहलाती हैं भौतिक संसाधन। एक तो होता है भौतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। जब मानव किसी जगह पर कार्य करता है और एक तरह से उत्पादन में सहयोग करता है तो उसको बोला जाता है मानव संसाधन, क्योंकि उसी से लाभ मिलता है। तो मानव जब उत्पादन में सहयोग करता है उसको मानव संसाधन बोला जाता है। जैसे उसमें भी आप द्वितीय, तृतीयक, अलग अलग की गतिविधियाँ देखेंगे, उनमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह से अपना योगदान करता है। तो दोनों ही तरह के मानव जो संसाधन है, तो संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए और निर्णय लेने में भूमिका होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें हैं तब बोला जाता है सशक्तिकरण। इसलिए महिला सशक्तिकरण बार बार आपने शब्द सुना होगा, बार बार सुनते होंगे कि नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि निर्णय लेने में जब भी देश के किसी क्षेत्र में निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, जिस क्षेत्र में निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय लेने में भी महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा, संसाधनों पर भी महिलाओं का नियंत्रण होना चाहिए। आमतौर पे आप देखते होंगे हमारे देश में, समाज में महिलाओं का संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होता, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष। निर्णय लेने में भी पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा रहती है। आप घर में भी देखेंगे कि पुरुष ही निर्णय लेने में हावी रहते हैं, महिलाओं को निर्णय सुना दिया जाता है, ऐसा आप देखते होंगे आमतौर पर। इसी तरह संसाधनों पर भी देखते होंगे कि पुरुष प्रतिशतात्मक है हमारा समाज, इसीलिए संसाधनों पर पुरुषों का कब्जा है, संसाधनों पर स्त्रियों का नियंत्रण नहीं है। आप ये देखते होंगे, आप जब भी देखते होंगे कि पिता की संपत्ति में जो पुत्री है उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती, संसाधन पर नियंत्रण नहीं मिलता, सिर्फ पुत्रों को मिलता है, बेटों को मिलता है, देखते होंगे। तो संसाधनों पर नियंत्रण ये कहलाता है सशक्तिकरण। निर्णय लेने में भूमिका होनी चाहिए और संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को उनका हक मिले। यदि समृद्धि हो तो उसमें उनकी भागीदारी हो। सारे लोगों को, जो विभिन्न तरह के वर्ग हैं समाज में, मैंने बताया, चाहे संपन्नता के आधार पर हो, अमीर गरीब, गांव शहर, स्त्री पुरुष, या जो समाज में वर्गीकरण SC ST OBC, उस सब के आधार पर भी सभी लोगों को उसका हक मिले, वो कहलाता न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। ऐसे न्याय में कई तरह की चीज़ें आ जाएंगी। जब सामाजिक न्याय देखेंगे आप तो किस तरह से उसमें रोजगार का अधिकार भी आएगा, आप देखेंगे किस तरह से जो संपत्ति का अधिकार भी आएगा, वोट देने का अधिकार भी आएगा। वोट देने का अधिकार तो चूंकि राजनीतिक न्याय है और हमारे देश में वो लागू है, सबको समान है। बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगहों में ऐसा नहीं होता। जैसे हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ ही महिला पुरुष सारे लोगों को, चाहे वो कितना ही अमीर हो गरीब हो, सभी लोगों को मताधिकार मिला, लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं था। बहुत देर में, बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही आप देखेंगे ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार मिल पाया था। तो इस तरह का जो अधिकार है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, वो सारे लोगों को उपलब्ध हो सके, वो कहलाता है सामाजिक आर्थिक न्याय। बार बार सामाजिक न्याय की बारी आती है। आप देखते होंगे समाज के सभी वर्ग हैं, सभी वर्ग हैं, उनको संसाधनों पर कब्जा मिले, संसाधनों पर नियंत्रण मिले, इसकी बात अक्सर आती है। संसाधनों पर नियंत्रण सबका होना चाहिए, रोजगार पर सबका अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज़ों की चर्चा बार बार आती है। लैंगिक न्याय इसी तरह
कि स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी हो, संसाधनों के नियंत्रण पर भी और निर्णय लेने में भी दोनों की भागीदारी होना चाहिए, वो कहलाता है लैंगिक न्याय। समता, समता मतलब सभी लोग बराबर हैं, किसके समान, विधि के समक्ष भी बराबर हैं, कानून में, राजनीति के तौर पर सारे लोग बराबर हैं, कोई किसी में भेद नहीं है, हर व्यक्ति को मत का अधिकार है। आप देखेंगे ये विधिक समता है, हर व्यक्ति को अधिकार है, मत का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनने का अधिकार है कि जिसको चाहे उसको वोट दे, और हर व्यक्ति को चुने जाने का अधिकार है। हमारे देश का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है या किसी अन्य पद पर जा सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये कहलाता है समता का अधिकार। तो एक तो ये हुआ विधिक समता हुआ, इसी तरह से अन्य तरह से आर्थिक समता, सामाजिक समता, इसका भी अधिकार मिलना चाहिए। और आप देखेंगे हमारे संविधान में सबके लिए समता का अधिकार दिया गया है कि समाज कोई व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, स्वतंत्र है हर जगह आने जाने के लिए, कोई व्यक्ति कोई पेशा अपना सकता है, कोई व्यक्ति किसी तरह के काम में संलग्न हो सकता है, अनैतिक काम ना हो बस। तो इस तरह सबको अधिकार दिया गया है कि उसमें किसी भी तरह से कि भाषा, नजातीयता, जाति, वंश, धर्म, इस सब या संख्या के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समता का अधिकार हमारे उसमें दिया गया है। तो विधिक समता तो है ही है, विधिक समता के अलावा भी समता होती है, आर्थिक समता, सामाजिक समता, ये तो राजनीतिक समता है ही। गरिमामय जीवन क्या होता है, हमेशा गरिमामय जीवन की बात होगी, क्योंकि इसी गरिमामय जीवन के लिए आप लोक सेवक सारे लोगों को सारे देशवासियों को हमेशा चर्चा होगी कि गरिमामय जीवन उपलब्ध कराना यही कर्तव्य है, यही एक लोक सेवक का, आप देखेंगे यही एक लोक सेवक का कर्तव्य है। एक लोक सेवक का यही कर्तव्य है कि देश के सारे लोगों को गरिमामय जीवन उपलब्ध करा सके। गरिमा यही सरकार का कर्तव्य है, यही हमारे शासन का कर्तव्य है। शासन की हमेशा यही आकांक्षा रहती है कि सभी लोगों को गरिमामय जीवन उपलब्ध हो सके। तो गरिमामय जीवन है क्या, देख लेते हैं। पहली चीज़ है इसमें, एक तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आता है आप देखेंगे। एक तो सबसे पहले होगा आपको खाद्य सुरक्षा मिले, भोजन आप देखेंगे। फिर उसके बाद क्या मिले, खाद्य सुरक्षा तो आपको मिलेगी, उसके बाद स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, शिक्षा, पेयजल, ये सब सारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो मिले, वो सारी चीज़ें मिले। पहली चीज़ तो ये हुई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या चाहिए, लोगों को चाहिए रोजगार, ये मिले। और तीसरा चीज़ जो चाहिए आपको जो देखते हैं कि स्वतंत्रता, समता और न्याय, हमारे संविधान में बार बार इनका उल्लेख किया गया है। न्याय भी कैसा, सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों मिले, सामाजिक और आर्थिक न्याय ये दोनों मिले। इसमें आप देखेंगे आवास भी होता है, आवास भी बेसिक आवश्यकता है। तो ये देखेंगे मूलभूत गरिमामय जीवन में एक तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मूलभूत आवश्यकता में सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, दूसरे नंबर पर आता है आवास, तीसरे नंबर पे आता है शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर विद्युत, पेयजल, ढेर सारी चीज़ें आती हैं। और भी इसमें देखेंगे आपकी अन्य चीज़ें आती हैं, जैसे कि संबद्धता में आप देखेंगे कि जुड़ाव, चीज़ों से जुड़ाव का मतलब है कि एक तो होगा कि भौतिक रूप से जुड़ाव, यानी कि जैसे यातायात हो गया, संचार व्यवस्था हो गई कि आप कहीं आ जा सकें रोजगार के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, तो यातायात हो गया। और संचार मतलब सूचनाओं की प्राप्ति हो सके आपको, या जैसे इंटरनेट या अन्य चीज़ें उपलब्ध हैं, मीडिया के जरिए आप सूचनाएं प्राप्त करते हैं, वो सब भी चीज़ें आती हैं। लेकिन मूल चीज़ें आती हैं गरिमामय जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आदमी को रोजगार में रोजगार की सुरक्षा रहे और स्वतंत्रता, समता, न्याय मिले, ये गरिमामय जीवन है। तो ये चीज़ें अगर हैं तो आप देखेंगे कि कल्याण का मोटा सा मतलब देखेंगे। लोक कल्याण का मतलब होता है कि भाई कुपोषण, गरीबी, वंचना से मुक्ति, यही क्या कल्याण है, ये लोगों को इस सबसे मुक्ति हो। सहभागिता क्या है, कल्याण में से बहुत व्यापक शब्द, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कल्याण में, लोक कल्याण में ढेर सारी चीज़ें आती हैं। गरिमामय जीवन भी एक तरह से देखेंगे आपका लोक कल्याण के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोक कल्याण, मोटा सा मतलब मैं ये बताया कि आपको रोजगार मिल जाए, विषमता ना हो समाज में, सबसे बड़ी चीज़ विषमता ना हो, रोजगार मिले, कुपोषण ना हो आपके अंदर, ये सब चीज़ें कल्याण में आती हैं। सहभागिता क्या है, सहभागिता है कि सभी वर्गों की भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। किसमें एक तो शासन में हो, दूसरा आर्थिक संसाधन में हो। जो आर्थिक संसाधन है, चाहे भौतिक हो चाहे मानवीय संसाधन हो, उन सब में भागीदारी चाहिए। तीसरा
शासन साथ समाज में भी भागीदारी होनी चाहिए। कई बार होता है समाज में स्वीकृति नहीं होती, पहले शासन नियम बना देता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। समाज में भी भागीदारी होनी चाहिए, हर कार्य में सभी वर्गों की हिस्सेदारी हो, निर्णय लेने में हो, शासन में निर्णय लेने में भी, और जो शासन में जो कार्य किए जाते हैं शासन में भी भागीदारी हो। कि ऐसा नहीं कि महिलाओं की भागीदारी, जैसे आप देखेंगे अब तो धीरे धीरे बढ़ रही है, वरना शासन की जो पद होते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत हमारे देश में कम है। और सिर्फ शासन में नहीं, अर्थव्यवस्था के जो अन्य कार्य हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी कम है। अच्छा, भागीदारी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बंटवारा काम के आधार पर नहीं है महिला पुरुष में, बल्कि घर और बाहर के हिसाब से आप देखेंगे कि ये खाना बनाने का काम है, घर के अंदर करेगी तो महिला करेगी, लेकिन घर के बाहर आप देखेंगे रेस्टोरेंट होटल जहाँ, तो खाना बनाने का काम कौन करेगा? पुरुष करता है। इसी तरह कपड़े सिलने का काम मान लिए घर के अंदर करेगी तो महिला करेगी, लेकिन कपड़े सिलने का काम घर के बाहर कौन करता है? हमारे समाज में पुरुष करता है। तो बंटवारा भी हमारे समाज में काम के बजाय घर और बाहर का बंटवारा हो गया है। ये बंटवारा गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के सभी कार्य में, शासन में सभी हिस्सों में, अर्थव्यवस्था के संसाधनों में, अर्थव्यवस्था के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, समाज में जो निर्णय लिए जाते हैं, उन सब में, जैसे अधिकांश जगह देखते होंगे पिछड़े इलाकों में, गरीब घरों में या अमीर घरों में भी, हर जगह आप देखेंगे कि लड़का और लड़की में भेदभाव रहता है। लड़के को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं पढ़ने लिखने की, विदेश जाने की, जहाँ चाहे जैसे चाहे वो निर्णय ले सकता है, अपने अनुसार कार्य कर सकता है, ज़िंदगी जी सकता है। लड़कियों को इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है। तो ये भेदभाव है, आप दैनिक जीवन में देखते होंगे। तो ये इस तरह सहभागिता का मतलब है कि चाहे निर्णय लेने में हो, चाहे शासन के विभिन्न पद हो, शासन में हो या अर्थव्यवस्था में हो या समाज में हो, स्त्री पुरुष या अन्य वर्ग हैं, जो वर्ग हम गिनते हैं वंचित वर्ग में, उन सब वर्गों की भागीदारी बराबर रहे, उसको कहा जाता है सहभागिता। ये सब लोगों की हिस्सेदारी हो, निर्णय लेने में भी और संसाधन में भी, दोनों में ही लोगों की हिस्सेदारी हो, निर्णय लेने में, संसाधन में, तो बोला जाए सहभागिता है। अगर नहीं है तो सहभागिता नहीं है। वंचित वर्ग में बार बार हम लोग सबसे पहले क्या आता है देखेंगे, दिव्यांग आएंगे, फिर आप देखेंगे महिला, फिर आप देखेंगे अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक भी कई तरह से हैं, आप देखेंगे अल्पसंख्यक भी कैसे, धर्म के आधार पर भी आप देखेंगे, भाषा के आधार पर भी देखेंगे, अन्य आधार पर भी होते हैं। LGBT आप देखेंगे, लेस्बियन, गे, बाइलिंगुअल, तो LGBT बोला जाता है, ट्रांसजेंडर LGBT, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेस्बियन, गे, बाइलिंगुअल और ट्रांसजेंडर, इनको शॉर्ट फॉर्म में LGBT बोला जाता है। तो इनके प्रति ये सब देखेंगे आप। तो जिस तरह से समाज में भेदभाव होता है, तो ये कहलाते हैं वंचित वर्ग, क्योंकि ये लोग हाशिए पर हैं, इनको मुख्य धारा में शामिल किया ना है। ये सरकार का उद्देश्य है, शासन का उद्देश्य है, एक लोक सेवक का उद्देश्य है। इस तरह देखते चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ेंगे। एक तरह से इस सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं है, बल्कि लेकिन हल्का हल्का सन का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। मैं इसलिए हल्के से समझा दे रहा हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, इनका मतलब क्या है। बाकी ये सब चीज़ें आप अर्थव्यवस्था में, राजनीति शास्त्र में पढ़ेंगे आप, GS में। अधिकार बोध मतलब अधिकार की भावना, हमें जानकारी होना कि क्या हमारा अधिकार है, जैसे कि मतदान का अधिकार, ये हमारा अधिकार है, या चुनने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, और भी कई तरह के अधिकार होते हैं। ये हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। इस तरह के जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में दिए गए हैं, उसके अलावा जी एक मानव होने के नाते हमारे अधिकार हैं, तो सब अधिकारों के बारे में जिम्मेदारी है, तो वो जानकारी होना अधिकार बोध कहलाता है। कर्तव्य बोध भी ऐसे ही है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं एक नागरिक होने के नाते। जो भाग 4 का है संविधान का, उसमें जो कर्तव्य देखेंगे आप उल्लेखित हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, उन सबका उल्लेख भी कर सकते हैं। संविधान के विभिन्न आर्टिकल हैं, उनका उल्लेख आप नैतिक शास्त्र में कर सकते हैं, वो बेहतर माना जाएगा। समझ जस्ट मतलब ओवरव्यू देना, किसी का सिंहावलोकन करना। संबद्धता मतलब होता कनेक्टिविटी मतलब जुड़ाव। एक तो होगा जुड़ाव कैसा, भौतिक देखेंगे आप, और एक दूसरा देखें सामाजिक जुड़ाव। भौतिक जुड़ाव में क्या क्या आएगा, यातायात में क्या क्या आएगा आपका, देखें रेल, बस, मतलब रूट संचार हुआ। रूट संचार के अलावा हुआ क्या हुआ, हवाई जहाज वाला, वायु यातायात, इस तरह से जल यातायात, वो सब आएगा। यातायात होगा। दूसरा होगा संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में क्या क्या देखते हैं आप, संचार व्यवस्था में देखेंगे आपके पास हो गया मीडिया, इंटरनेट, फोन, ये सब संचार व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो जोड़ने के साधन है कि यातायात, संचार और भी चीज़ें तरीके हैं। सामाजिक में क्या आएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें
जुड़े हैं लोगों के पास। भाई शिक्षा ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में उपलब्ध हो, गांव में अच्छी शिक्षा उपलब्ध ना हो, ये गलत है, दोनों में होना चाहिए। तो ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी कनेक्टिविटी चाहिए कि गाँव में भी बेहतर डॉक्टर उपलब्ध हों। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। कनेक्टिविटी यही सब आता है कि संबद्धता किस तरह से, वहनीयता, एफोर्डेबिलिटी, चीज़ें सरकार इस तरह से उपलब्ध कराए, इतनी क्षमता पे उपलब्ध कराए कि हर आदमी उसको वहन कर सके। जैसे आप सरकारी अस्पताल में जाते होंगे तो किस तरह से 5 रुपये का पर्चा बनता है, 2 रुपये का पर्चा बनता है, आपका इलाज होता है। यानी सरकार उपलब्ध करा रही है कि कम से कम खर्चे में आपका इलाज हो सके। इसी तरह आप हर चीज़ सरकार एक निश्चित दर तय करती है कि बस का ये रेट होगा, रेल में टिकट का ये रेट होगा, कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने सुविधा तो प्रदान कर दी कि भाई हमने सुविधा प्रदान कर दी, लेकिन वो सुविधा वहनीय नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, कि लोग उसका उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं। तब वैसी सुविधाओं का क्या मतलब है? तब वो कल्याणकारी सरकार या कल्याणकारी शासन नहीं माना जाएगा। सरकार का दायित्व है कि सस्ते रेट में वहनीय लागत पर पेयजल उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। आप देखेंगे सरकार वो सरकारी स्कूलों के तहत, सरकारी अस्पतालों के तहत पेयजल देती है, बिजली देती है, ये सस्ते दाम पर देती है, किसानों को सस्ते दर पर बिजली मिलती है, देखेंगे आप। तो वो सरकार का दायित्व होता है एक लोक कल्याणकारी सरकार का, कि वहनीय लागत पर चीज़ों को उपलब्ध कराए। इसीलिए आप देखें पीडीएस स्कीम इसलिए चलती है कि वहनीय लागत पर लोगों को भोजन मिल सके, लोग भूख से, कुपोषण से न मरें, लोग कुपोषण के शिकार न हो। समृद्धि का मतलब है कि देश में पैसा बढ़ रहा है, मोटा सा मतलब यही है कि देश में संसाधन बढ़ रहे हैं, आर्थिक संसाधन बढ़ रहे हैं, देश अमीर हो रहा है, तो कहलाता है समृद्धि। लेकिन समृद्धि के साथ साथ क्या जरूरी है? एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि समृद्धि के साथ साथ उसका समावेशन भी हो, समावेशन होना जरूरी है, वरना समृद्धि नुकसानदायक हो सकती है। समृद्धि बढ़ तो रही है लेकिन समावेशन नहीं हो रहा तो फायदा क्या उसका? कि देश के सभी लोगों को अगर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसका कैसे, उसका फायदा क्या होगा? संपोषण की वही समृद्धि के साथ साथ लोगों का संपोषण भी जरूरी है, उस समृद्धि से लोगों को पोषित किया जा सके, लोगों को लाभ उठा सकें लोग, तो संपोषण कहलाता। संरचनात्मक विकास परिवर्तन, नवोन्मेषण का करता मोटा सा मतलब है, मैं हल्के से बता दे रहा हूँ कि नई नई चीज़ों के प्रति स्वीकार भाव होना चाहिए। कोई नया नया आविष्कार हो रहा है, नई नई चीज़ें, लोग नए नए विचार दे रहे हैं, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो चाहे मानसिक क्षेत्र में, कोई नए विचार आ रहे हैं तो उस विचार का सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे ऐसा भी होता है कि कोई नया विचार लेके आता है, नया आविष्कार लेके आता है कोई पिछड़े क्षेत्र का बच्चा, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, शासन भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसा भी होता है। मध्यकाल में तो आप पढ़ेंगे कितनी बार जो वैज्ञानिक थे, जो खोज करता थे, उन्होंने नई नई खोजें की और उनको जिंदा तक जला दिया गया। जब बोला गया कि सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता बल्कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, तो इसके खोजकर्ता को जिंदा जला दिया गया था, आपने देखा होगा, आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो ऐसा भी होता है। तो नवोन्मेषण जरूरी है समाज में विकास के लिए, कि नई नई विचारधारा, नई नई चीज़ें, चाहे नए नए आविष्कार, उनके प्रति स्वीकारता की भावना होना चाहिए, उनके प्रति प्रोत्साहन की भावना होनी चाहिए, तो नवोन्मेषण जरूरी है। और भी जैसे आप लोक सेवा को देखेंगे तो नए नए क्षेत्र में नए नए नवोन्मेषण को बढ़ावा देते हैं ताकि भ्रष्टाचार हो सके, रुक सके, लोगों को ज़्यादा मदद मिल सके। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि पीडीएस स्कीम में मोबाइल के फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारी जगह सीसीटीवी कैमरों का भी प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने क्या देखा था कि कुछ कुछ जो शब्द हैं, जो टेक्नोलॉजी जो आती हैं, जो आमतौर पर आपको प्रयोग करनी पड़ती हैं, उन सब चीज़ों का प्रयोग करना बेहतर होता है, बजाय आप जटिल दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करें। तो उन सब चीज़ों के बारे में हल्का हल्का सा आगे दे दिया गया था कि इन शब्दों का मतलब आखिर क्या है। अब हम देख लेते हैं, इस तरह से नैतिक मूल्य भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो ये सब मूल्य जो नैतिक शास्त्र के विषय में हैं, उपस्थित हैं, और कुछ इसमें से 7 मूल्य तो आपके सिलेबस में दिए भी गए हैं, तो उनको तो पढ़ना ही है। उसके अलावा भी जो मूल्य एक व्यक्ति को नैतिक होने के लिए, अच्छा नागरिक होने के लिए आवश्यक है, उनके बारे में भी जानकारी रखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सब मूल्य है: सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर गिरफ्तारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग में प्रति सहानुभूति, इस तरह के नियम है और भी हैं। ये देखेंगे, ये सारे मूल्य हैं जो, तो हम जब मूल्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि इस तरह से इतने सारे मूल्य हैं, ये सब मूल्यों के बारे में आपको आना चाहिए जब आप पेपर लिख रहे हैं एथिक्स का। एथिक्स के पाठ्यक्रम में ये सब हैं चीज़ें हैं, इसमें कुछ का तो जिक्र है आपके सिलेबस में, बाकी का जिक्र नहीं है, लेकिन वो सब भी आना चाहिए। जब मूल्य वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से ये सब डिस्क्राइब करेंगे, परिभाषित करेंगे, उदाहरण से भी बताएंगे। तो अभी हमने आज देख लिया है कि मुख्य रूप से क्या देखा, किस लिए हम आज चर्चा कर रहे थे कि एथिक्स के जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन कैसे करें, एथिक्स कैसे पढ़ें।
जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर चौथा है नीति शास्त्र का, उसकी पढ़ाई क्या करें, कैसे करें और किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करें, किस दृष्टिकोण के तहत पढ़ाई करें। तो मैंने बताया कि पेपर नैतिक शास्त्र का याद रखिएगा, ये मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र या लोक प्रशासन का पेपर नहीं है। इसलिए नैतिक शास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ाई करें कि कैसे जो भी हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो जनता के लिए कैसे लाभदायक है, कैसे वो नैतिक है और लोक कल्याण के लिए कैसे वो चीज़ें लाभदायक हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। इस बात को ध्यान में रख के ही आप अध्ययन करें, पढ़ें और साथ साथ उदाहरण जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा उदाहरण दें आप, क्योंकि चीज़ें अमूर्त हैं इस विषय में और अमूर्त होने की वजह से परीक्षक को समझ में आए। इसलिए ज़रूरी है कि आप उदाहरण बेहतरीन दें, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दें और आम जनजीवन से संबंधित उदाहरण दें। तभी आज हमने ये समझा देखा। तो आज के दिन हम जो आज का वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों को शुभकामनाएं कि इस पेपर की आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करें और ज़्यादा अंक लाएं। नमस्कार।